हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 23rd लेक्चर ऑफ जीएसटी। और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारा 8वां चैप्टर चालू था, हमने काफ़ी कुछ इसमें कंप्लीट कर दिया था बेटा। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक, छोटा नहीं है वैसे, बड़ा है, 1 घंटा लगेगा। ई वे बिल। ई वे बिल, बिल मतलब बिल, वे मतलब रास्ता, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। रास्ते का इलेक्ट्रॉनिक बिल, या मैं बोलूं रास्ते का बिल, हाँ मतलब वही है, उसका मतलब वही है, रास्ते का बिल। आई बात समझ में? ये क्या होता सर, ये ई वे बिल वगैरह वगैरह? देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका रोज रेलेवेंस है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको भूल जाओ, ठीक है। आज हमारा बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 2 लेक्चर और हैं, मैं आपको बताया था लास्ट इसमें भी, ठीक है ना। 9 चैप्टर को 1 लेक्चर, 10 चैप्टर को 1 लेक्चर हमको लगेगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट फेल स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ई वे बिल? अगर मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक, आप अगर जानना चाहो पहले क्या था, तो चलिए थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। बेटा पहले ऐसा था कि एक टैक्स नहीं था, हर स्टेट के अलग टैक्स होते थे। तो होता क्या था, गुड्स अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट से जा आ रहा है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए दिल्ली से गुड्स महाराष्ट्र में आ रहे हैं, नागपुर में आ रहे हैं, बीच में ढेर सारे चेक पोस्ट थे, नाके थे, ऑक्ट्राय लगता था, जिसको नाकाबंदी भी हम लोग कई बार बोल सकते हैं, बराबर है। तो ऐसे केसेस में होता ये था कि ट्रक को कई बार रुकना पड़ता था, कई बार तो 5-5 दिन लंबी लाइन में वो ट्रक को खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि चेकिंग होती थी गुड्स की, बराबर है, नाकाबंदी जिसको हम बोलते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता था। अब लेकिन ये सिस्टम चेंज हो गया है, जीएसटी के आने से ई वे बिल एक कंसेप्ट उसके अंदर डाला गया है। ये है ई वे बिल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। काय के लिए है? मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब एक चीज समझना बेटा, यहां पे मैं ई वे बिल जो पढ़ा रहा हूं सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। इसमें सेक्शन 68 है और रूल्स है बहुत सारे, वो रूल 138 के अंदर ऊपर ही लिखा है सेक्शन 68 रेड विथ रेलेवेंट सीजीएसटी रूल्स 2017। हर स्टेट ने ई वे बिल के अपने अपने रूल्स बनाए हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस है, 95% तक सेम है, लेकिन 5% के चेंजेस हर स्टेट में अलग है। जैसे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट ऑफ गुड्स 1 लाख तक का अलाउड है, लेकिन ई वे बिल सीजीएसटी एक्ट रूल्स के हिसाब से 50,000 की लिमिट है। हम देखेंगे ये चीज़ आगे। तो हमको बाकी स्टेट से मतलब नहीं, महाराष्ट्र किसी भी स्टेट से मतलब नहीं, हमको सीजीएसटी रूल्स पढ़ने हैं। ना आपके सिलेबस में है वो सब चीज़ें, ना कोई स्टेट का लॉ हमको पढ़ना है। मैं आपको पहले ही बताया था, हम लोग एसजीएसटी एक्ट सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, और सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट लगभग हर स्टेट की सिमिलर है। ये मैंने ये भी आपको बताया था, कुछ एक प्रोविजंस छोड़ के। तो हर स्टेट के प्रोविजन से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ई वे बिल है क्या? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। बेटा जो भी होगा इलेक्ट्रॉनिकली होगा, ई फॉर्म में होगा, जीएसटी के पोर्टल पे होगा, जीएसटी साइट पे होगा, एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपको गुड्स मूवमेंट करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा साइट पे। सर कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेंगे, सब देखेंगे, लेकिन पहले इसके फायदे तो देख लो, पहले इसके फायदे देख लो। बेनिफिट्स है, फिजिकल इंटरफेस टू पे वे ऑफ डिजिटल इंटरफेस will pay way for digital interface resulting in elimination of state boundary check post। नाकेबंदी बंद, हर चेक पोस्ट पे रुकना, फ्री एंड हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, 5-5 दिन लंबी लाइन, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कहीं आपको नहीं रोका जाएगा। आप ई वे बिल मतलब इसका मतलब आप ये बता रहे हो, जैसे आपने ई वे बिल में जनरेट किया, समझ लीजिए आपको दिल्ली से गुड्स नागपुर लाने हैं, आपने जनरेट कर दिया दिल्ली वाले सप्लायर ने कि भैया मैं ये गुड्स नागपुर भेज रहा हूँ, बराबर है, और वो वहीं पे इंफॉर्मेशन दे देगा इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल पे कि मैं ये गुड्स ले जा रहा हूँ और ये ट्रक में डाल के ले जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्टर का नाम, ये ट्रक नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। और उसके बाद वो गुड्स मूव होंगे, यानी डिपार्टमेंट को पहले ही पता है कि आपके गुड्स मूव हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हैसल फ्री मूवमेंट, कोई तकलीफ नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है सर।
इट विल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। अरे कोई रोकेगा ही नहीं तो मूवमेंट फास्टर होगा ना। अभी मन में बहुत सारे आपके सवाल उठेंगे बेटा, लेकिन एक जरा 10-15 मिनट रुक जाना। कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, अपडेट कैसे होगा, रिसिपेंट क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर। सर हमको नंबर थोड़ी पता ट्रक का, कौन से ट्रक में ले जाएगा, बीच में ट्रक बदल दी उसने तो। सबके जवाब है, सबके जवाब है। थोड़ा सा पेशेंटली सुनिए, आपको 1 घंटे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इट विल इंप्रूव टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक। भैया टाइम कम लगेगा तो आवाजाही ज़्यादा होगी। एंड हेल्प लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग एवरेज डिस्टेंसेस ट्रेवल, रिड्यूसिंग ट्रेवल टाइम एज वेल एज कॉस्ट। जिस ट्रक को 5 दिन में पहुंचना चाहिए, अगर उस ट्रक को 10 दिन लगते थे पहले पहुंचने के लिए, जिस ट्रक को पहले 10 दिन लगते थे पहुंचने के लिए, अब वो 5 दिन में पहुंच जाएगा। तो ट्रेवल इंडस्ट्री का टर्न अराउंड टाइम, सॉरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। यानी वो 1 महीने में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, उनकी कमाई ज़्यादा और उनकी फिक्स्ड कॉस्ट कम, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएंगी। अरे है कि नहीं। ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है इन फॉर्म जीएसटी EWB, जीएसटी ई वे बिल 01। ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, सॉरी इस फॉर्म में जनरेट होता है कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी की साइट पे। और इसकी साइट अलग है बेटा, जीएसटीएन नहीं है, इसकी साइट अलग है www.ewaybillgst.gov.in। इस पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लेकिन ये अपने आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसिलिटी ऑफ जनरेशन, नया जनरेट करना, कैंसिल करना, अपडेट करना। एंड असाइनमेंट ऑफ ई वे बिल इज अवेलेबल टू सप्लायर, रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर। ओ हो, देखो बेटा किसी भी चीज में, किसी भी मूवमेंट ऑफ गुड्स में 3 ही लोग इन्वॉल्व है। कौन? एक रहता सप्लायर जो गुड्स बेचता है, एक रहता है रेसिपिएंट जिसको गुड्स मिलते हैं, और एक है ट्रांसपोर्टर जो गुड्स लेके जाता है। तो तीनों को ये पावर दिया है, तीनों को पावर दिया है, ये फैसिलिटी दी है। क्या, किस, कौन सी फैसिलिटी? ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी, ई वे बिल कैंसिल करने की फैसिलिटी, ई वे बिल अपडेट करने की फैसिलिटी, ई वे बिल असाइन करने की फैसिलिटी। तीनों को दी हुई है। और 3 के अलावा चौथा कौन इन्वॉल्व रहता बेटा ट्रांजेक्शन में? नहीं सर, कोई और इन्वॉल्व नहीं रहता, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है। एक रिक्विजिट है, मतलब एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? प्री रिक्विजिट फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल इज दैट पर्सन हु जनरेट्स ई-वे बिल शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। जो आदमी ई-वे बिल जनरेट कर रहा है ये ई-वे बिल वाली साइट पे जाके, वो कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन ऑन जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर होना चाहिए। यानी उसने रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी, जो चैप्टर 7 में हमने देखा। एंड वर्ड है, ही शुड रजिस्टर ऑन द ई-वे बिल पोर्टल ऑल्सो। मतलब रजिस्ट्रेशन चैप्टर 7 में जो पढ़ा था रजिस्ट्रेशन जीएसटी पोर्टल पे, वो तो लेना ही है बेटा तुमने, और साथ ही साथ ई-वे बिल वाली साइट पे भी आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर करना है मतलब वो अपने आप हो जाता है बेटा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मान लीजिए इफ द सप्लायर, ये तो बात हो गई, मतलब सॉरी ये रजिस्ट्रेशन जो कर रहा है। इफ द ट्रांसपोर्टर इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, अगर ट्रांसपोर्टर भाई छोटा आदमी है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू गेट एनरोल्ड ऑन ई-वे बिल पोर्टल। आप अगर जीएसटीएन पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं, आप यानी कौन? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर अगर जीएसटीएन पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं उसको, लेकिन ई-वे बिल वाली साइट पे ewaybillgst.gov.in उस पे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उस पे एनरोलमेंट करना पड़ेगा। उसका रजिस्ट्रेशन है, फॉर्मेलिटीज नहीं है, सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन है। लॉगिन, आप साइन इन कैसे करते हैं? साइन अप कोई साइट पे, जैसे आपको ईमेल आईडी नया खोलना है तो कैसे करते हैं, वैसे उस टाइप का रहता है। बिफोर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, ई-वे जनरेट करने के पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, बराबर है। अब हम आते हैं दोस्तों, ई-वे बिल जनरेट कब करना पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ई-वे बिल जनरेट कब करना पड़ता है, जरा ध्यान देना इस पे, ठीक है। रूल 138(1), whenever there is movement of goods of consignment value exceeding 50,000। पहले कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब क्या ये बता देता हूँ, जरा नीचे देखना। कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब भैया जो गुड्स ले जाए जा रहे हैं उसकी कीमत, लेमैन टर्म्स में, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है? कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी द वैल्यू डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15
डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, ये रूल 55 वगैरह के जो चालान रहते हैं ना, अपन ने देखा था, एज द केस में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड कंसाइनमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। यानी क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? CGST, SGST, IGST, UTGST और कंपेंसेशन सेस। यानी जो वैल्यू रहेंगी, मान लीजिए आपने 40,000 का गुड्स भेजा और उस पर 18% जीएसटी है, सॉरी 12% जीएसटी है फॉर एग्जांपल, तो गुड्स की वैल्यू 40,000 नहीं मानी जाएगी, 40,000 प्लस 12%, 4800 उसमें ऐड करने पड़ेंगे, यानी 44,800 मानी जाएंगी गुड्स की वैल्यू। ये समझ लेना, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शुड इंक्लूड जीएसटी, यानी जीएसटी उसमें जोड़ा जाएगा, गुड्स की वैल्यू प्लस जीएसटी बताएंगे तो कंसाइनमेंट वैल्यू आएंगी। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, शेल एक्सक्लूड, ये इंक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई। कई बार क्या होता है, अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई का इनवॉइस है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कई बार मैंने आपको बताया था एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों का इनवॉइस रहता है, मतलब एक ही इनवॉइस में दोनों चीज़ें रहती है, एग्जेम्प्ट भी और टैक्सेबल भी। तो इसके अंदर जो एग्जेम्प्ट है उसको हटा दो और जो टैक्सेबल है वो ले लो, बाकी कुछ नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो हो गया मीनिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, और एक चीज इसमें छोटी सी, एज डिस्कस अर्लियर इन दिस चैप्टर, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, मूवमेंट इज ओकेशन बाय मींस ऑफ डिलीवरी चालान। देखिए सप्लाई अगर नहीं है और मूवमेंट करना है तो डिलीवरी चालान लगता है, जिससे रूल 55 चालान मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बराबर है। विच हैज टू बी नेसेसरी कंटेन द वैल्यू ऑफ गुड्स, चालान में भी वैल्यू ऑफ गुड्स रहनी चाहिए। द वैल्यू गिवन इन डिलीवरी चालान शुड बी अडॉप्टेड बाय ई-वे बिल, ई-वे बिल वही वैल्यू अडॉप्ट करेगा जो चालान में दी हुई है या इनवॉइस में दी हुई है। इनवॉइस बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनवॉइस नहीं बन रहा है तो चालान के अंदर जो वैल्यू दी है वो ई-वे बिल कंसीडर कर लेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो मैं था यहाँ पे, कंसाइनमेंट वैल्यू आपको समझ में आ गया। एक्सीडिंग 50,000, यानी 50,000 से कम है तो ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, 50,000 भी है तो ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा है तो ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इन रिलेशन टू अ सप्लाई, सप्लाई है तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। अब ये 50,000 वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, इंटर स्टेट ट्रांजिट, क्योंकि हम कौन सी एक्ट पढ़ रहे हैं? हम CGST एक्ट पढ़ रहे हैं सर, सेंट्रल टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए है। इंट्रा स्टेट का अलग अलग रूल है भैया, अलग अलग स्टेट में, उसकी बात हम नहीं करेंगे, ये इंटर स्टेट के लिए है ये वैल्यू 50,000। जैसे महाराष्ट्र में तो इंट्रा स्टेट के लिए 1 लाख है, ई-वे बिल तभी लगेगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कहाँ उतना ध्यान रखते रहेंगे हर स्टेट का, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमको सिर्फ सेंट्रल टैक्स पढ़ना है। आई बात समझ में? ये तो हो गया इन रिलेशन टू सप्लाई। क्या गुड्स का मूवमेंट सिर्फ सप्लाई के लिए होता है? नहीं, बिना सप्लाई के भी होता है, बताया ना, स्टॉक ट्रांसफर फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, जैसे रूल 55 चालान, यहाँ तो इनवॉइस बनेगा है ना, और यार रूल 55 चालान बनेगा। मेरा कहना ये है मूवमेंट होना चाहिए गुड्स में, मूवमेंट है तो ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, फिर चाहे वो सप्लाई के लिए हो या रीजन अदर देन सप्लाई, सप्लाई हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? और एक चीज, ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब अनरजिस्टर्ड पर्सन तो ई-वे बिल बना नहीं सकता, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो और आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदा, आपके लिए इनवर्ड सप्लाई हो गई वो। अरे समझ रहे क्या? आपके लिए वो इनवर्ड सप्लाई होती है, यानी सप्लायर जो भेज रहा है इसके अंदर इनवर्ड सप्लाई, वो फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन आप रजिस्टर्ड हो, तो वो भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। अभी अपन ई-वे बिल की क्या देखा था कि पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल, लेकिन यहाँ सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो भैया रेसिपिएंट को बनाना पड़ेगा, लेकिन ई-वे बिल बनेगा। आई बात समझे? इफ यू आर रिसीविंग सप्लाई ऑफ मोर देन 50,000 एक्सेप्ट ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, आप किसी अनरजिस्टर्ड से इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो, यानी आपके लिए वो परचेस हो गया, ई-वे बिल बनेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट,
रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेस सच मूवमेंट ऑफ गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉजेस मूवमेंट ऑफ। कौन कॉज कर रहा है मूवमेंट? सर दोनों भी हो सकते हैं। देखिए मूवमेंट ऑफ गुड कॉज करना, हु कॉजेस, ये दोनों भी हो सकते हैं। कौन? सप्लायर, रेसिपिएंट, दोनों भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सप्लायर भेज रहा है, मैं नागपुर में बैठ के दिल्ली वाले को फोन करता हूं, भैया गुड्स भेज दो। सप्लायर ने उठाया, पैकिंग करी, ट्रांसपोर्ट में डाल दिया। हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स? सप्लायर। मैं दिल्ली गया, सप्लायर के यहां से मैं खुद उठा के लेकर गया रिक्शे में और मैंने ट्रांसपोर्ट में डाला। रिसिपिएंट कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड। अरे समझे क्या? सप्लायर रिसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है, उससे मुझे मतलब नहीं फिलहाल रजिस्ट्रेशन से। कॉजेज द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट गुड, जो क्यों बता रहे सर ये? रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड शैल फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच गुड्स इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट। मतलब डिटेल्स ये ई-वे बिल की साइट पे देनी पड़ती है इन फॉर्म ईडब्ल्यूबी 01, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01, ईडब्ल्यूबी यानी ई-वे बिल 01, बराबर है। मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले आपको डिटेल देनी पड़ती है। पार्ट ए में दो पार्ट है क्या सर? हाँ, पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में कौन डिटेल दे रहा है? या तो सप्लायर या रिसिपिएंट, वो भी रजिस्टर्ड, जो कॉज करता है मूवमेंट ऑफ गुड। मैंने बताया, आपने फोन किया दिल्ली से माल डाल दो, तो सप्लायर ने पैकिंग किया और खुद ही ट्रांसपोर्ट में डाल दिया, तो सप्लायर इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड। यानी पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01, ये किसको कंप्लीट करना पड़ेगा? किसको भरना पड़ेगा? सप्लायर को। बिकॉज यहां पे वो सप्लायर ही वो रजिस्टर्ड पर्सन है जो मूवमेंट ऑफ गुड को कॉज कर रहा है, उसके कारण मूवमेंट ऑफ गुड हो रही है। और अगर मैं खुद दिल्ली गया, पैक कर दे भैया, और मैं लेके गया, मैंने ट्रांसपोर्ट में डाला, तो यहां पे मैं वो रजिस्टर्ड पर्सन हूं, यानी रिसिपिएंट वो रजिस्टर्ड पर्सन है हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इंफॉर्मेशन किसको भरनी पड़ेगी? रिसिपिएंट को भरनी पड़ेगी। कौन से पार्ट में? पार्ट ए ऑफ जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01। सिंपल सी बात। आई होप आपको समझ में आया। थोड़ा सा और इसके अंदर हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो इसको फिर से पढ़ सकते हो। जो मैंने बड़बड़ किया वही यहाँ लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे अभी मन में, सर कैसे होता है, क्या होता है? बेटा पूरा प्रोसीजर है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नहीं, सब है। थोड़ा सा सब्र रखिए बस। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंफॉर्मेशन इज टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट मतलब मूवमेंट स्टार्ट होने के, ट्रांसपोर्ट में जाने के पहले या ट्रांसपोर्ट में इशू होने के पहले आपको वो देना है, ई-वे बिल इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। एक्चुअली ट्रांसपोर्टर तभी गुड्स एक्सेप्ट करता है जब ई-वे बिल डॉक्यूमेंट आप उसको देते हो। ई-वे बिल नहीं देते ट्रांसपोर्टर, जनरली आजकल गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं करते। एंड इज टू बी इशूड वेदर मूवमेंट इज रिलेशन टू सप्लाई और फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। हाँ, ये तो हमने देखा था, सप्लाई हो या उसके अलावा कोई और कारण हो, ई-वे बिल तो लगेगा भैया। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्यों सर? बताता हूं। स्पेशल सिचुएशन दी है वेयर ई-वे बिल नीड्स टू बी इशूड इवन इफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। दो ऐसी सिचुएशन रहती है बेटा। ये भी हमने देखा था 50,000 से एक्सीड करे तो ही ई-वे बिल देना कंपलसरी है, लेकिन नहीं, दो एक्सेप्शन है इसके। दो ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे भले ही ई-वे बिल कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन 50,000 तो भी आपको ई-वे बिल देना पड़ेगा। कम ऑन, दो सिचुएशन है। पहला, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन।
दोनों भी थोड़ा थोड़ा बताया था पहले। सॉरी, फोर्थ प्रोविजन तो बताया हुआ है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इंटर स्टेट गुड्स 1 रुपए का भी बेचते हो कम ऑन, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, थ्रेशोल्ड नहीं मिलता। लेकिन उसका एक्सेप्शन था हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जिनको वो 20 लाख 10 लाख वाला थ्रेशोल्ड मिलता है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो चुल्लू पर पानी लेना और देख लेना आपको क्या करना। बताया हुआ अच्छे से, चैप्टर 7 देख लेना, बहुत चीख चीख के चिल्ला के बताया था। भूल गए तो देखो आप क्या करना। तो ठीक है, तो यहां पे एक वहां पे बोलता भी था मैं, ई वे बिल बनाना पड़ेगा, तो मैं बोलता था ये ई वे बिल बाद में आएगा, तो बस यही आ गया, समझ लो। यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांसफर हैंडीक्राफ्ट गुड, अदो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और आप हैंडीक्राफ्ट गुड ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया सर? हम बेसिक थ्रेशोल्ड में आ रहे हैं ना, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को थ्रेशोल्ड अवेलेबल है, ये मैंने आपको बताया था। तो हमारा 10 लाख का ही टर्नओवर है, तो भले ही आप रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन आपको कम ऑन 50,000 से कम हो, ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। Where handicraft goods are transported from one state union territory to another state union territory by a person who has exempted from requirement of obtaining registration, the e-way bill shall be generated by the person irrespective of value of consignment. सर कैसे जनरेट करेंगे? तो रजिस्टर्ड नहीं है। अरे बेटा, जीएसटी की साइट पे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नहीं है ना, ई-वे बिल की साइट पे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना उसको। अरे हाँ कि ना, मैंने आपको बताया था ना, एक सिंपल सा फॉर्म भरते रजिस्ट्रेशन मिल जाता है ई-वे बिल की साइट पे। ठीक है, ये तो था इंटरस्टेट। सर इंटर इंटर क्यों बोल रहे हैं? इंटरस्टेट इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम सीजीएसटी रूल्स पढ़ रहे हैं बेटा, सेंट्रल टैक्स पढ़ रहे हैं हम, हर स्टेट का टैक्स नहीं पढ़ रहे, इसलिए इंट्रा नहीं इंटर की बात करूंगा फिलहाल। ठीक है, इसके बाद इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर प्रिंसिपल अपने गुड्स को जॉब वर्कर के पास ट्रांसफर के लिए, जॉब वर्कर यानी कौन, कुछ काम करता है उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए मेरा कपड़े का बिजनेस है, मैं कपड़े के रोल बनाता हूँ, शर्ट वगैरह के, पैंट के, और मैं फिर जॉब वर्कर के पास भेजता हूँ। जॉब वर्कर कौन है? टेलर है। वो क्या करता है, मुझे अलग अलग साइज की शर्ट स्टिच करके मुझे वापस भेज देता है। इसको कहते हैं बेटा जॉब वर्कर। क्या कहते हैं? जॉब वर्कर। अगर व्हेन अ गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूँ, लोकेटेड इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, टू जॉब वर्कर लोकेटेड इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ई वे बिल शैल बी जनरेटेड आइदर बाय प्रिंसिपल, या मैं जनरेट कर दूं या जॉब वर्कर जनरेट करेगा, इफ रजिस्टर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। 1 रुपए का भी सप्लाई करेंगे या सब 1 रुपए का भी गुड्स भेजेंगे तो आपको करना पड़ेगा। जॉब वर्कर भेजते बेटा तो रूल 55 चालान रहता है, क्योंकि उसको सिर्फ, उसको हम वो नहीं बोलते, सप्लाई नहीं बोलते जॉब वर्कर को भेजने को। आई बात समझ में? चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है, बिल टू शिप टू मॉडल। ये आपको बताया था, याद होगा। इसके अंदर होता क्या है? बिल टू शिप टू मॉडल, एक आदमी बिल कर रहा है, शिपिंग कहीं और से हो रही है। जैसे मान लीजिए सी ने ए को ऑर्डर दिया, सी ने ए को ऑर्डर दिया कि भैया मुझे इतने गुड्स भेज दीजिए, और ए क्या करता है, ए बी को फोन करता है, उसको ऑर्डर देता है, भैया एक काम कर, ये गुड्स सी को भिजवा दे, ये कर गुड्स सी को भिजवा दे। अब ए सी को इनवॉइस देगा और बी ए को इनवॉइस देंगे, यहाँ 2 इनवॉइस बनती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? चलो फिर से यहाँ जरा ध्यान देता हूँ। इन अ बिल टू शिप टू मॉडल देर आर 3 पर्सन इन्वॉल्व। उसमें कौन ई वे बिल बनाएगा, क्या करेगा, वो देखना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, ए इज द पर्सन हु हैज ऑर्डर्ड बी टू सेंड गुड्स डायरेक्टली टू सी। समझे क्या? ए इज द पर्सन, उसने ऑर्डर दिया बी को कि भैया सी को गुड्स भेज दे। ठीक है, B इज द पर्सन हु इज सेंडिंग गुड्स डायरेक्टली टू C ऑन बिहाफ ऑफ A। मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है, ध्यान देना। C इज द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। इन दिस सिनेरियो 2 सप्लाईज आर इन्वॉल्व्ड एंड अकॉर्डिंगली 2 टैक्स इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड। 2 टैक्स इनवॉइस बनेंगे। टैक्स इनवॉइस 2 कैसे बन रहे हैं? अरे भैया, एक देगा B A को, इशूड बाय B टू A, और एक देगा A C को, issued by A to C. It is clarified that either A और B, देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स कौन से केस में हुआ? B ने A को जो इनवॉइस दिया, इसमें मूवमेंट नहीं हुआ गुड्स का। इस यहां B ने जो C को इनवॉइस, सॉरी A ने जो C को इनवॉइस दिया, इसमें मूवमेंट हुआ। मूवमेंट इसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ। देख लो आप, समझ लो, B C को भेज रहा है। तो कौन जनरेट करेगा ई वे बिल? वैसे तो जो मूवमेंट कॉज करता है बी ने जनरेट करना चाहिए, लेकिन यहां पे रूल्स कहते हैं ए भी जनरेट कर सकता है और बी भी जनरेट कर सकता है ई वे बिल,
लेकिन एक ही ईवे बिल जनरेट होगा। इनवॉइस भले ही दो बन रहे हैं, अब ये मत बोलना सर दो ईवे बिल बनाएंगे, अरे मूवमेंट तो एक ही हो रहा है ना बेटा। ईवे बिल की रिक्वायरमेंट क्या है, 50,000 के ऊपर और मूवमेंट होना चाहिए गुड्स के अंदर, तो मूवमेंट तो एक ही बार हो रहा है ना। इनवॉइस दो बार मूव हो रहे हैं लेकिन गुड्स तो एक ही बार मूव हो रहे हैं ना। तो इसीलिए जनरली हु कॉजेज द मूवमेंट फॉर गुड्स, कौन कॉज कर रहा है, बी कॉज कर रहा है, बी डाल के ट्रांसपोर्ट में भेज रहा है। लेकिन यहाँ पे ए बी नोटिफिकेशन आया प्रेस रिलीज 23/4/2018 को कि भैया इस केस में क्लैरिफिकेशन दिया कि ए भी ईवे बिल बना सकता है, बी भी ईवे बिल बना सकता है, और कोई भी बना सकता है, कोई भी जनरेट कर सकता है। लेकिन कौन करेगा, कोई भी एक, दोनों नहीं तो बी भी कर देगा ए भी कर देगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक आदमी ईवे बिल जनरेट कर सकता है। आई बात समझ में? यानी एक ईवे बिल जनरेट करना है, सिंपल सी बात यह है। ओनली वन ईवे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये, एकदम क्लियर? हाँ सर, चलिए आगे देखते हैं। अब ईवे बिल में क्या देना पड़ता सर, क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ता? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या लिखेंगे सर आप ईवे बिल के अंदर? आप कह तो रहे हैं, बताता हूं। एन ईवे बिल फॉर्म GST EWB1 कंटेन्स 2 पार्ट्स, मैंने बताया था। एक है बेटा पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट ए में डिटेल डालता है आपका सप्लायर या रेसिपिएंट, हु कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स। और एक चीज समझना, और एक चीज, पर्सन हु कॉजेज, और इसमें जो डिटेल रहती ना, पता है क्या रहती? जनरली इनवॉइस की डिटेल। इनवॉइस में जो डिटेल रहती ना, वही सब इसके अंदर भरना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। देख लो लिखा हुआ है क्या क्या। GST ऑफ सप्लायर, GST ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, पिन कोड, डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चार्ज, बिल ऑफ एंट्री कुछ भी हो सकती है, डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें इनवॉइस में तो रहती है ना। टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, टू बी फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, और who is causing movement of goods concerned value exceeding 50,000। एंड पार्ट बी भी भरना पड़ता है, लेकिन पार्ट बी कौन भरेगा पता है? ट्रांसपोर्टर भरेगा, क्योंकि पार्ट बी में कौन से कन्वेंस से वो गुड्स जा रहा है, ट्रक से जा रहा है, काय से जा रहा है, और वो ट्रक का नंबर क्या है, कहाँ किसकी ट्रक है, नाम, अता, पता, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, तो वो कौन देगा? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट डिटेल्स तो ट्रांसपोर्टर ही ढंग से देगा ना सर, तो इसीलिए कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर। यानी ट्रांसपोर्टर ईवे बिल को कंप्लीट करेगा पार्ट ए और पार्ट बी भर के। पार्ट ए तो हम भर देंगे, हम सप्लायर या रिसिपिएंट है, तो ट्रांसपोर्टर उसको कंप्लीट कर देगा। तो ट्रांसपोर्टर उसमें क्या डालेगा? ट्रांसपोर्टर उसमें लिखेगा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, जो बिल्टी नंबर नहीं रहता, बिल्टी नंबर। अरे ट्रांसपोर्टर कौन सी डॉक्यूमेंट इशू करता? बिल्टी, बताया था, वो बिल्टी नंबर डालेगा, या गुड्स रिसिप्ट नंबर डालेंगे, या रेलवे में जा रहा होगा तो रेलवे रिसिप्ट नंबर, एयरवे से जा रहा होगा तो एयरवे बिल नंबर, या बिल ऑफ लैंडिंग शिप से जा रहा होगा तो बिल ऑफ लैंडिंग, शिप से जा रहा होगा तो बिल ऑफ लैंडिंग, व्हीकल नंबर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रोड, ये सब कुछ डाला जाएगा। टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। हाउएवर, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हाउएवर हेडिंग है, समझ लो, और ये उसके 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट यानी फर्स्ट प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो, सेकेंड प्रोविजो, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। हाउएवर इंफॉर्मेशन इज पार्ट ए। देखिए बेटा, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन तो ट्रांसपोर्टर को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी डिटेल्स है, बराबर है ना, उसके ट्रक की जो भी। और पार्ट ए की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है। रिसिपिएंट सप्लायर हु कॉजेस द मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो तो भरेगा। लेकिन अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन ने या रिसिपिएंट सप्लायर ने ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर दिया तो वो भी भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए मे बी फर्निश्ड बाय द ट्रांसपोर्टर ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन। ट्रांसपोर्टर भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर और इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए मे बी फर्निश्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे Amazon,
सप्लायर अलग रहता है, रेसिपिएंट अलग रहता है, ट्रांसपोर्टर कुरियर एजेंसी रहती है, तो ये अमेजोन कौन रहता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो भी ई वे बिल बना सकता है। समझ आई बात। और कुरियर एजेंसी where the goods are to be transferred or supplied through an e-commerce operator or a courier agency on authorization received from the consignor, जो बेच रहा है। अमेजोन पे होता क्या है, सप्लायर अलग रहता है, रिसिपिएंट आप मान लो मैं सप्लायर हूँ, मैं गुड्स बेच रहा हूँ, आप रिसिपिएंट हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, अमेजोन, और एक कुरियर एजेंसी इन्वॉल्व है ना। तो सप्लायर बोल सकता है भैया, या तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर कौन हुआ, कुरियर एजेंसी, ट्रांसपोर्ट वाला थोड़ी है, कुरियर एजेंसी इज द ट्रांसपोर्टर, बराबर है। और अमेजोन कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो एक चौथा आदमी इन्वॉल्व हो गया, तो वो भी चाहे तो बना सकता है। और अमेजोन को भी हम ट्रांसपोर्टर बोल देंगे, भैया वही करा रहा है हमारी डील, है ना। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी चाहे तो ई वे बिल बना सकता है। पार्ट ए डिटेल, पार्ट ए है क्या बेटा, इनवॉइस की डिटेल है जो आपको ई वे बिल साइट पे अपडेट करनी है, बराबर है ना। तो वो तो इनवॉइस तो आपके पास आएगा ही, सप्लायर इनवॉइस बना के देगा, तो आप उसके अंदर डिटेल फिलअप कर दीजिए, और क्या। आई बात समझ में। अब कुछ चीजें, हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, कुछ रूल्स हैं, इनको ई वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन है ये, जरा ध्यान देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन और इसके बाद और आता है, हु इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी। मतलब बेटा एक बात बताता हूं, ये बहुत थेरोटिकल है, प्योर थेरोटिकल कंसेप्ट है ये, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है, पढ़ते जाएंगे समझ आते जाएगा, ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ता है, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। अब पढ़ता है तो पढ़ता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्यों क्या का इसके अंदर ज़्यादा जवाब नहीं है। क्यों बना रहे सर, काय के लिए वो भरेगा, फिर वो भरेगा, ऐसा क्यों, अब है तो है। जब स्टार्टिंग में आया था ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी, 10-15 दिन तो गवर्नमेंट ने फिर बंद कर दिया था ई वे बिल महीने भर के लिए, ठीक है भैया बिना ई वे बिल के भेजो माल, कि किसी को समझ ही नहीं रहा था, और साइट भी इतना परेशान कर रही थी जिसकी हद नहीं। फिर करीब 4-6 महीने बाद वापस ई वे बिल लाया गवर्नमेंट ने, उसको सब ठीक ठाक करके, इतना कन्फ्यूजन हुआ था इसके अंदर। तो ये रूल्स है, इस पे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, बहुत मतलब बहुत रेयर, पूछा तो एमसीक्यू ही आने के चांस है, क्योंकि इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं आ सकता, इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता विशेष, मतलब एक आध बार मेरे ख्याल से तो नहीं आया है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे ध्यान है। नहीं आया है, एक आध ही क्वेश्चन आया है बस ई वे बिल के ऊपर। नहीं आए, नहीं चाहे, आप देख सकते नहीं आए, बहुत कम क्वेश्चन है ई वे बिल के ऊपर, एक आध मतलब चांस बहुत कम है, लेकिन पढ़ना चाहिए। अब सीए फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीए फाइनल में जब आप आओगे तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ई वे बिल आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम तो पढ़ते हैं, अभी हमको समझना है, ज़्यादा नहीं है बेटा, 1 घंटे की बात है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट, किसको जनरेट करना पड़ेगा ई वे बिल, ध्यान देना। अब कुछ रूल्स हैं, 138(2)(3) 2A उसका प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो, सेकेंड प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन, ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट ध्यान दीजिए, ठीक है। Where the goods are transported by registered person, whether as consignor or recipient as the consignee, whether in its own conveyance or hired one or public conveyance by road, the said person shall have to generate e-way bill by furnishing information in part B on common portal. सर नहीं समझ आया, मालूम ना, एग्जाम्पल लेते ना। आप मुंबई में हो, मुंबई से आपने एक टीवी खरीदा, मुंबई से आपने टीवी खरीदा और वो टीवी आप ले जाना चाहते हो छत्तीसगढ़ में, अपने घर रायपुर में। सर मुंबई से क्यों लाएंगे, अरे जान दो ना क्यों लाएंगे, इच्छा हो गई मुंबई से लाया, मेरी मर्जी है ना। और टीवी है 80,000 रुपए का, और मुंबई से रायपुर में कार से जाने वाला, जस्ट इमेजिन, स्टेट बदल गए, हाँ मुंबई महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ रायपुर बराबर। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाई हुआ, इंटरस्टेट हुआ, और टीवी 80,000 का, 50,000 के ऊपर है। हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर सप्लाई रिसिपिएंट, मैं खुद जा रहा, मैं खुद खरीद रहा। ट्रांसपोर्ट में डाला तो ठीक है, पार्ट भी आपको भरना पड़, ट्रांसपोर्टर भरेगा, लेकिन अगर आपने
ट्रांसपोर्ट में नहीं डाला, खुद ही एक कन्वेंस हायर किया या खुद ही खुद की कार में डाल के ले गए, जाओ। तो कन्वेंस क्या हुआ? आपकी खुद की कार। यानी आइदर यू हैव हायर्ड द कन्वेंस या इट इज योर ओन कन्वेंस। समझ लो चीज, वेदर इन इज ओन कन्वेंस और अ हायर्ड वन और अ पब्लिक कन्वेंस बाय रोड। समझ रहे बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? आप कौन हुए? कंसाइनर कौन था? वो टीवी की दुकान वाला, उसने आपको दे दिया, आप लेकर चले गए। हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स? यू आर द रिसिपिएंट एंड यू आर द कंसाइनी। अरे मैं नहीं खरीदा और मैं ही रिसिपिएंट हूँ, मैं ही कंसाइनी हूँ। कंसाइनर वो था भेजने वाला, मैं ले जाने वाला, मैं ही रिसिपिएंट। समझे नहीं समझे? अब मैं खुद के कन्वेंस से खुद की कार में डाल के ले जाऊँ, या कोई कार हायर कर लूँ, टैक्सी में डाल के ले जाऊँ, या ट्रांसपोर्ट पब्लिक कन्वेंस में ले जाऊँ, पब्लिक कन्वेंस अरे बस में डाल के ले जाऊँ। अरे रोड ले जा सकता ना यार, मुंबई से रायपुर बस में जा रहा, मेरी मर्जी। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं बस में ले जाऊँ, मैं मेरी कार में ले जाऊँ, या मैं किसी की टैक्सी हायर कर लूँ। अब ट्रांसपोर्टर कौन हुआ जी? वो टैक्सी वाला रजिस्टर्ड रहेगा क्या? नहीं। मैं खुद की कार, मैं रजिस्टर, मेरी कार रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ। तो ऐसे केस में द सेड पर्सन, कौन है सेड पर्सन? मैं, कंसाइनी, have to generate e-way bill by furnishing information in part B of the common portal। पार्ट ए तो सप्लायर कंप्लीट कर देगा, लेकिन पार्ट बी फिर ट्रांसपोर्टर का काम आपको ही करना पड़ेगा, पार्ट बी आपको ही भरना पड़ेगा। पार्ट बी में आप लिखोगे मैं मेरी कार में ले जा रहा, ये मेरी कार का नंबर है, ये लो भैया। इस मैंडेटरीली यू हैव टू जनरेट द ई-वे बिल। आई बात समझ में? चलिए 138(3) where the e-way bill is not generated by registered person and goods are handed over to transporter for transportation goods by road। ओके, यानी समझना हुआ क्या है? मैं सप्लायर हूँ, आपने मुझे ऑर्डर दिया, आप नागपुर के हो, मैं दिल्ली का हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, 1 लाख के गुड्स सीधा ट्रांसपोर्टर को दे दिए, ले पकड़ इनवॉइस जा। ट्रांसपोर्टर बोलता है अरे ई-वे बिल आया, नहीं देता, लेना है तो ले। ट्रांसपोर्टर बेचारा छोटा आदमी था, तो क्या ट्रांसपोर्टर खुद ई-वे बिल बना सकता है? हाँ, पार्ट बी तो वही कंप्लीट करेगा, तो क्या पार्ट ए भी ट्रांसपोर्टर कंप्लीट कर सकता है? यस। रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सी? रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस तो देगा ना यार। और पार्ट ए मतलब क्या? इनवॉइस की डिटेल्स उसमें भरनी पड़ती है, ज्यादातर वही रहती है ना? रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी on common portal, and e-way bill shall be generated by transporter on the said portal on the basis of information furnished by registered person in part A। यानी e-way bill is not generated by registered person and goods are handed over to transporter, तो ट्रांसपोर्टर भी रजिस्टर्ड पर्सन की जगह पे e-way bill जनरेट कर सकता है। पार्ट बी तो वही भरेगा, और पार्ट ए भी चाहे तो वो भर सकता है, या जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड पर्सन उसको फर्निश करेगा इन पार्ट ए। पार्ट ए के लिए बोलो या पार्ट ए में बोलो। फिर द गुड्स आर ट्रांसपोर्ट बाय रेलवे और बाय एयर और वेसल। अभी तक हम देख रहे थे रोड, अभी रोड के अलावा क्या हो सकता है? रेलवे हो सकता है, हाँ, हवा से हो सकता है, हाँ, वेसल यानी शिप से हो सकता है, इनसे भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अरे वाह, मेरी मर्जी भैया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या होगा? E-way bill shall be generated by registered person being supplier or recipient who shall either before or after commencement of movement furnish information in part B, that is transport document number, receipt number, railway receipt number, airway bill number, bill of lading on common portal। मतलब क्या हुआ पता है इसका? पार्ट ए तो सप्लायर या रिसिपिएंट भरेगा ही भरेगा, लेकिन रेलवे, एयर और वेसल के केस में देखिए, जब रोड से ट्रांसपोर्ट करते तो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको सारी डिटेल भरनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन यहां पे रेलवे में भेज रहे हो या वेसल में भेज रहे हो या बाय एयर भेज रहे हो, तो बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मूव होने के पहले, बिफोर या आफ्टर, आपको रिसिपिएंट को या रजिस्टर्ड पर्सन या सप्लायर या रिसिपिएंट को ट्रांसपोर्ट डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेल से, एयर से, वेसल से, यानी रेलवे वाले नहीं भरेंगे, एयर वाले नहीं भरेंगे, वेसल वाले नहीं भरेंगे, आपको भरना पड़ेगा अगर ये केस है तो, मैंडेटरीली। ठीक है सर, क्यों? अरे क्यों, जान दो ना यार, भरना पड़ेगा मतलब भरना पड़ेगा, रूल्स है, मैं क्या करूं। When the goods are transported by railway, एक और एक्स्ट्रा इसका प्रोविजो है, ये जो रूल है ना, इसको प्रोविजो है। तो ये रूल, ये जो 138(2) किस चीज़ों के लिए है सर? ये रेलवे के लिए है,
ये एयर के लिए और वेसल के लिए, और ये प्रोविजो किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए, समझे, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी ई वे बिल अलॉन्ग विद गुड्स, but railway has to carry invoice or delivery challan or bill of supply as the case may be along with goods. Further, e-way bill generated from movement is required to be produced at the time of delivery of goods. Railway shall not deliver unless e-way bill is required. Required rules is produced at the time of delivery. नहीं समझा, मैं समझाता हूँ, ध्यान देना बेटा मेरी बात। गुड्स के मूवमेंट के साथ आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, बट रेलवे से अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ई वे बिल देने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट के वक्त आप सिर्फ इनवॉइस दे दो, आप डिलीवरी चालान दे दो, आप बिल ऑफ सप्लाई दे दो, रेलवे आपसे नहीं मांगेगा ई वे बिल। रेलवे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर देगा, बट जब डिलीवरी देने की बात आएगी, दिल्ली से गुड्स भेजा मैंने नागपुर रेलवे के थ्रू, अगर रोड के थ्रू भेजता हूं, एयर वेसल किसी के थ्रू भी भेजता हूं, तो बेटा ई-वे बिल कंप्लीट करना पड़ेगा मूवमेंट के साथ। लेकिन रेलवे के अंदर ऐसा है, एक प्रोविजन डाला हुआ है, रेलवे बिना ई-वे बिल के भी गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा, मूवमेंट भी कर देगा। क्या चाहिए उसको, बस या तो इनवॉइस चाहिए, या डिलीवरी चालान चाहिए, या बिल ऑफ सप्लाई चाहिए, कुछ तो भी चलेगा। लेकिन जब रेलवे डिलीवरी देगा ना नागपुर में, तो रेलवे बोलेगा ई-वे बिल लाओ, और अगर आपने ई-वे बिल नहीं दिया तो रेलवे डिलीवरी नहीं देगा। अरे रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट को एक छोटा सा बेनिफिट है कि वो थोड़ा लेट भी ई-वे बिल ले सकते हैं, ये रेलवे का बेनिफिट है, बाकी कुछ नहीं। अब रेलवे इसलिए होगा, इसका रीजन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रेलवे, प्राइवेट वाले की तो है नहीं, तो चोरी होने के चांस नहीं है, क्योंकि रेलवे थोड़ी चोरी का धंधा करेंगी, स्मगलिंग करेंगी, बराबर है ना, तो इसीलिए ऐसा होगा शायद। First proviso to section 138(3), the registered person or transporter may at his option generate and carry e-way bill even if value of consignment is less than 50,000। ई-वे बिल मैंडेटरी है अगर 50,000 या उससे 50,000 से ज़्यादा वैल्यू ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर कम रही तो भी ई-वे बिल आपकी इच्छा है तो आप बना सकते, जरूरी नहीं है, लेकिन बना सकते। रजिस्टर्ड पर्सन भी बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। अब आपको बता देता हूँ, आजकल पता है क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन बनाए नहीं बनाए, 50,000 से कम का है वो नहीं बनाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट कर ही लेता है। उसको टेंशन चाहिए ही नहीं, रास्ते में ट्रक रोकेगा, कहाँ है ई-वे बिल, क्या कुछ समझाने का काम ही नहीं, वो जनरेट कर लेता है, बस आदत है आजकल, ये चल रहा है। Second proviso, where the movement is caused by unregistered person either in his own conveyance or hired in one or through transporter, he or the transporter may at option generate the e-way bill। ये आपका सेकेंड प्रोविजन 138(3) का ये वाला आप जनरेट कर सकते हैं, ये कार वाला एग्जांपल था। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, where the goods are supplied by unregistered supplier to recipient who is registered, movement shall be caused by such recipient if recipient is known at the time of commencement of movement of goods। सीधी बात है, recipient अगर unregistered supplier है और recipient registered है, तो हम ये मान लेंगे कि रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट इज नोन एट द टाइम ऑफ द कन्वेंसमेंट, जब भी अब रेसिपिएंट कौन है, किसको गुड्स मिलने वाले वो हमको पता है, तो हम ये मान लेंगे कि कॉज मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है, रेसिपिएंट कॉज कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। और ई-वे बिल का पार्ट है फिर किसको कंप्लीट करना पड़ेगा, रेसिपिएंट को करना पड़ेगा। अब हम आते हैं व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश ई-वे बिल। कब ई-वे बिल बनाना जरूरी, फर्निश डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी, सॉरी, when it is not mandatory to furnish details of conveyance in part B। when it, second चीज बेटा, when it is not mandatory to furnish detail of conveyance, यानी अब इसमें आपको details of conveyance नहीं देना है पार्ट बी के अंदर, details of conveyance and detail of transport जो हम पार्ट बी के अंदर देते, तो कब नहीं देना है, ठीक है। explanation 2 to rule 138(3) stipulates that e-way bill is a valid for movement of goods by road only when information in part B is furnished। जब आप रोड से भेज रहे हो तो भैया जरूरी है। However, details of conveyance may not be furnished in part B of the e-way bill where the goods are transported for a distance up to 50 km within a city, within a state or union territory। अगर आप स्टेट के अंदर ही भेज रहे हो और सिर्फ 50 किलोमीटर के अंदर ही भेज रहे हो, सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी, यानी इंटर स्टेट नहीं हो रहा है,
इंट्रा स्टेट ही है और सिर्फ 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? फ्रॉम द प्लेस, और उसके बाद थर्ड प्रोविजन, फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। कंसाइनर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर तक भेज रहे हैं तो भी ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। और फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी के अगर यहाँ भेजा जा रहा है तो भी आपको ई वे बिल का अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कब, ये सब कब है? ये प्रोविजो 138(5) वाला है, ये देखिए प्रोविजो टू 138(5), ठीक है। अब इसके अंदर 138(5) क्या होता है वो पहले समझना जरूरी है। तो 138(5) बेटा यहाँ लिखा हुआ, तो इसको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले यूनिक ई वे बिल नंबर, ये क्या होता है भैया? ई वे बिल जनरेट होता है तो एक ई वे बिल नंबर मिलता है, बाकी कुछ नहीं है ये। अपॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल ऑन कॉमन पोर्टल अ यूनिक ई वे बिल नंबर EBN, जिसको हम कहते हैं, शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर, द रिसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर ऑन कॉमन पोर्टल। यानी सप्लायर को, रिसिपिएंट को और ट्रांसपोर्टर को, तीनों को कॉमन पोर्टल के अंदर ये नंबर दे दिया जाता है। आई बात समझ में? तीनों को अवेलेबल हो जाता है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, जरा इस पे ध्यान देना बेटा। इसका दूसरा नाम पता है क्या है? ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। कस्टम्स में बड़ा ये यूज होता है वर्ड ट्रांसशिपमेंट, ठीक है ना। अभी के लिए आपको समझाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसको समझने के लिए मेरी इच्छा है पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए, पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बेटा ध्यान देना, मैं यहाँ पे सिटी के नाम देना चाहूँगा, ठीक है। अ कंसाइनर, बहुत ध्यान से ये एग्जाम्पल देख लो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम सिटी X टू सिटी Z। मान लीजिए सिटी X महाराष्ट्र में है, सिटी X जो है वो महाराष्ट्र में है, और सिटी Z जो है वो गुजरात में है, ठीक है। इंटरस्टेट मूवमेंट हो गया। हाँ, ही अपॉइंट्स ट्रांसपोर्टर ए फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टर ए को बोलता है भैया गुड्स लेकर जा। ट्रांसपोर्टर ए मूव गुड्स फ्रॉम सिटी X टू सिटी Y। सिटी X कहाँ थी? महाराष्ट्र में, लेकिन सिटी, अब जाना नागपुर से तो बीच में उत्तर प्रदेश आएगा ना यार, गुजरात जाते हुए, और समझ लो ये सिटी Y यूपी में है, भोपाल से होते हुए गुड्स जाते हैं। हो सकता है ना, ये ट्रांसपोर्टर कहीं से तो यहाँ तो 2 स्टेट आ गए, और वो मतलब ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है समझ लो, नागपुर से गुड्स ले जा रहा है, नागपुर से दो जगह के गुड्स ले जा रहा है वो, भोपाल के भी और गुजरात के लिए भी, समझ लो गुजरात में सूरत के लिए। तो हो क्या रहा है, वो कन्वेंस में एक में दोनों गुड्स डाले, भोपाल के गुड्स भोपाल में उतार दिए, और फिर छोटा कन्वेंस दूसरा लगा दिया, और वो छोटे कन्वेंस से गुड्स गुजरात भेज दिया। यानी कन्वेंस चेंज हो गया, ट्रक चेंज हो गए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चेंज हो गई, कन्वेंस चेंज हो गया, ठीक है, ध्यान देना। फॉर कंप्लीट, अब देखो महाराष्ट्र से गुजरात भेजना था, फाइनल कंसाइनमेंट ये था। उसके बाद उसने क्या किया, सबसे पहले ट्रांसपोर्टर ने गुड्स को सिटी X से सिटी Y लेकर गया, यानी यूपी में लेकर गया फॉर कंप्लीटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब लेकिन सिटी Y से में थोड़ी भेजना है गुड्स को, सिटी Z में भेजना है। सिटी Y कहाँ है? यूपी में। सिटी Y कहाँ है? यूपी में। और सिटी Z कहाँ है? गुजरात में। ट्रांसपोर्टर नाउ हैंड्स ओवर गुड्स टू ट्रांसपोर्टर बी। ट्रांसपोर्टर चेंज, ट्रांसपोर्टर चेंज, ट्रक नंबर चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ई वे बिल का क्या होगा, ये सवाल है। इसके जवाब यहाँ पे दिए हुए हैं, और सीधा आप ये पढ़ लो तो आपका काम हो जाए, ध्यान देना। Thereafter the goods are moved from destination, that is move to destination, that is from city Y to city Z। सिटी Y कहाँ था अपना? यूपी, और सिटी Z था आपका गुजरात। समझ गए आप? हाँ समझ तो गए, लेकिन कौन ले जा रहा है? ट्रांसपोर्टर बी। यानी 2 ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हो गए, 2 ट्रक इन्वॉल्व हो गई। तो सर हमने तो ई वे बिल बनाया था पहला, तो वो फिर उसको क्या वापस बनाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या तो इन सच सिनेरियो, ऐसे केसेस में ओनली 1 ई वे बिल
will be required. एक ही ई वे बिल, अच्छा ऐसा कैसा? हाँ ऐसा ही होगा। तो सर कैसा होगा जरा बताइए। पार्ट ए कैन बी फिल्ड बाय कंसाइनर, पार्ट ए तो कंसाइनर ही भरेगा, एंड देन ई-वे बिल विल बी असाइन टू द बाय द कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर ए। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर ए को असाइन करेगा, ट्रांसपोर्टर ए व्हीकल डिटेल्स वगैरह पार्ट बी में भरेगा और गुड्स मूव करेगा सिटी एक्स टू सिटी वाई। सिटी एक्स महाराष्ट्र में, सिटी वाई यूपी में, सबसे पहले वहां लेकर चला गया। अब जैसे ही सिटी वाई में जाता है, ट्रांसपोर्टर ए क्या करेगा, गुड्स असाइन किसको कर रहा है, ट्रांसपोर्टर बी को, कि भैया अब तू गुजरात ले जा। साथ ही साथ ये वही ई वे बिल उसको ट्रांसपोर्टर बी को भी असाइन करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन, अब ट्रांसपोर्टर बी देखिए क्या करेगा, विल बी एबल टू अपडेट डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। अब ट्रांसपोर्टर बी उसी ई वे बिल में ईडब्ल्यूबी नंबर डालेगा, ये ईबीएन नंबर है ना, यूनिक नंबर, अभी ऊपर देखा था ना बेटा, ये नंबर, उस नंबर उसको अपडेट करेगा और उसमें नए डिटेल्स डालेगा पार्ट बी के। पार्ट ए वही रहेगा, गुड्स वही है, इनवॉइस वही है, सप्लायर वही है, रिसिपेंट वही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, जीएसटी नंबर वही है, लेकिन पार्ट बी तो चेंज हो गया ना, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स। ट्रांसपोर्टर बी विल फिल द डिटेल्स ऑफ हिज व्हीकल एंड मूव द गुड्स फ्रॉम सिटी वाई टू सिटी जेड। सिटी वाई कहाँ है, यूपी, और ये कहाँ है, गुजरात। ये आया था प्रेस रिलीज 31/3/2018 को। आई होप आपको समझ में आ गया, बस यही सब यहां लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, इसको आप पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए अब बात आती है कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है। ये बड़ी मस्त चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड ई वे बिल, हाँ आसान है वैसे बेटा, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान दो। ये चाहूँ तो पहले भी समझा, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। पहले पढ़ते जाओ, समझते जाते हैं। आफ्टर ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड, when multiple consignment are intended to be transported in one conveyance, transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal, and a consolidated e-way bill in form GST-EWB2 may be generated by him, कौन कर रहा है, him यानी ट्रांसपोर्टर, on the said common portal prior to movement। 50 लोगों के गुड्स ले जा रहा हूं मैं अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, तो मेरे पास 50 अलग अलग लोग हैं, 50 अलग अलग कंसाइनर, 50 अलग अलग ई वे बिल है। बाप रे, इतने सारे डॉक्यूमेंट। ट्रांसपोर्टर क्या करता है, नहीं नहीं ये बेवकूफी मत करो, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना लो। ये 50 के कंसाइनर के डिटेल और ई वे बिल के डिटेल एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल यानी एक कागज में मैं लिख देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे आप 50 लोग समझ लीजिए क्लास में हो, और 50 लोगों की मैं टेस्ट लेता हूं, और 50 लोगों की टेस्ट यानी 50 लोगों के पेपर्स और 50 लोगों के मार्क्स, तो हम एक शीट बनाते हैं जिसमें 50 लोगों के डिटेल्स के साथ उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, और वो एक शीट के अंदर मुझे पता चल जाता है किसको कितने मार्क्स मिले। वैसे ही एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनेगा जिसमें सब हर ई वे बिल की डिटेल्स सीरियल नंबर में दी रहेंगी, और वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल कॉमन पोर्टल पे अपडेट कर देगा इन द फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 02, जो कि काय के लिए, कंसोलिडेटेड बिल के लिए, वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल के लिए वो ट्रांसपोर्टर अपलोड कर देगा। यानी उस कन्वेंस में, उस ट्रक में 50 अलग लोगों का माल है कि इसका ई वे बिल नंबर क्या है, क्या नहीं, कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी, कहाँ ले जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स एक ही कंसोलिडेटेड ई वे बिल के अंदर जीएसटीएन पोर्टल पे ऑलरेडी दी हुई रहेगी। अच्छी बात है ना, हाँ, तो टेंशन नहीं रहेगा ट्रांसपोर्टर को। कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मल्टीपल ई वे बिल, बहुत सारे ई वे बिल के नंबर उसमें लिखे हुए हैं, फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट, अलग अलग कंसाइनमेंट्स है, बीइंग कैरिड इन वन कन्वेंस, एक ही व्हीकल के अंदर जा रहे हैं। दैट इज द ट्रांसपोर्टर कैरिंग मल्टीपल कन्वे, अब ट्रांसपोर्टर तो लेकर जाता, सबका माल लेके जाता बेचारा वो। फॉर वेरियस कंसाइनर एज कंसाइन इन ए सिंगल व्हीकल कैन जनरेट अ सिंगल कैरिंग डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट कैरी करेगा, वो कौन सा, कंसोलिडेटेड ई वे बिल, इंस्टेड ऑफ कैरिंग सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर ईच कंसाइनमेंट इन कन्वेंस। एक एक 50 का रखेगा, उससे अच्छा एक बना के ले जा भैया। कंसोलिडेटेड ई वे बिल इज लाइक अ ट्रिप शीट,
एक ट्रिप शीट है, मैं कहाँ कहाँ जा रहा है, और वो क्या करती है, डिटेल्स ऑफ डिफरेंट ई वे बिल्स रहेंगी उसके अंदर। भैया ये आदमी कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, और ये उसका ई वे बिल नंबर है। अब तुम देखते रहो डाल के, ठीक है। In respect of various consignment being transported in one vehicle and these e-way bills have different validity periods, सबका validity period different रहेगा। अब validity period क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले बेटा। validity period ये देख लीजिए, ये है validity period, थोड़ी देर में देखने वाले, ठीक है। Hence consolidated e-way bill does not have any independent validity period, उसका validity period कुछ रहता नहीं है। Further, individual consignment specified in consolidated e-way bill should reach the destination as a validity period of individual e-way bill। validity period क्या होता है थोड़ी देर के लिए बताऊंगा, मतलब बाद में बताऊंगा। मतलब देख पहले समझ लो validity period के बारे में थोड़ा सा। ये जो वैलिडिटी पीरियड है, ये ई-वे बिल कितनी देर तक वैलिड रहेगा, कितने दिन तक वैलिड रहेगा, वो बताता है। तो मेरा ये कहना है कि कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं है, लेकिन कंसोलिडेटेड ई-वे बिल में जो बहुत सारे अलग अलग ई-वे बिल की डिटेल्स दी है, उनका इंडिविजुअल वैलिडिटी पीरियड ही रहेगा, और वो उतने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए ट्रांसपोर्ट, नहीं तो वो लैप्स होते जाएंगे। सही बात समझ में, हालांकि उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल। Further, where consignee has not generated the e-way bill in GST EWB1 and aggregate of consignment value of goods is more than 50,000, ये बड़े काम की चीज है। 5 कंसाइनी के गुड्स लेकर जा रहा है ट्रांसपोर्ट वाला, उसकी वैल्यू 10,000, 9,000, 25,000, 40,000 और 45,000। कंसाइनर ए बी सी डी ई, 5 अलग अलग लोग हैं। ये पांचों को भी ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन समस्या ये है इसकी टोटल 50,000 से ज्यादा हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम है सर? ध्यान देना, एक ही कन्वेंस में जा रहे हैं। हाँ, Where the consigner has not generated e-way bill in GST EWB1, काय को जनरेट करेगा, जरूरत ही नहीं है, बराबर। या एंड aggregate of consignment value carried in a conveyance is more than 50,000, इनकी एग्रीगेट 50 से ज्यादा है। The transporter except in case of ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रेलवे, एयर, वेसल, यानी इन 3 में ये काम नहीं करना पड़ेगा। कम ऑन, कौन से 3? रेलवे, एयर, वेसल में ये काम नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन ट्रांसपोर्ट इसके अलावा कौन सा बचता? बाय रोड, उसमें ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई जनरेट द ई-वे बिल इन फॉर्म जीएसटी डब्ल्यू1, ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ेगा। अरे यार, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालन एज द केस मे बी, एंड मे ऑल्सो जनरेट अ कंसोलिडेटेड बिल। वो उसकी इच्छा, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट करना नहीं करना वो उसकी इच्छा। 17 डॉक्यूमेंट कैरी करने से अच्छा एक लिस्ट लेके चलो, ट्रिप शीट टाइप्स, वो ज्यादा बेटर रहता है। इन जीएसटी डब्ल्यूबी2 ये तो आपको पता है, इन कॉमन पोर्टल प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन ये तो सर आपने बता दिया, क्यों? प्रोविजन ऑफ दिस रूल हैव नॉट बीन मेड इफेक्टिव, आज की तारीख में ये इफेक्टिव नहीं है, लेकिन लॉ में है। कभी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इसको इफेक्टिव कर सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। समझ आई बात? यानी सीधी सीधी बात है सर, अगर कंसोलिडेटेड टोटल कन्वेंस के अंदर जो ले जा रहा है कंसाइनी की, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो फिर ट्रांसपोर्टर को मजबूरन EWB01 भरना पड़ेगा, इनवॉइस की डिटेल डालनी पड़ेगी। पार्ट बी तो खुद ही कंप्लीट करता है, और चाहे तो वो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल EWB02 में बना सकता है। सिंपल सी बात, आई बात समझ में? और एक और प्रोविजन है, वेयर अ गुड्स ट्रांसपोर्टेड सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी, द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए of form GST WB1 may be furnished by such e-commerce और courier agency, तो आपको बताया था, ठीक है। एक और छोटी सी चीज है, देख लीजिए, 2 छोटी सी चीजें रादर, ये दोनों। Information submitted for our e-way bill can be used for filing GST return. Yes, information furnished in Part A of e-way bill shall be made available to the registered supplier on common portal, who may utilize the same for furnishing details in GSTR1। सीधी सी बात है बेटा, वो GSTR1 में भी वही डिटेल्स जाती है।
However, when information has been furnished, अभी GSTR 1 क्या होता है हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है ना. रिटर्न्स वाला, सॉरी लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से अपना रिटर्न्स, उसके अंदर ये सब डिटेल्स पढ़ने वाले, तो ये वहाँ से लिंक किया जाएगा, ठीक है. अभी फिलहाल लिंक नहीं कर रहा हूँ मैं. However, when the information has been furnished by unregistered supplier, registered recipient या unregistered recipient, he shall be informed electronically if mobile number और email is available. बेटा क्या होता है, कई बार जीएसटी पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है, तो फिर डिटेल्स कैसे पता चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली यानी उसके मोबाइल नंबर या ईमेल पे डिटेल्स दिए जाएंगे, ठीक है. कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल. ई वे बिल कैंसिल कब होता है, देखिए, वेर ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड. अब जनरेट तो कर लिया, लेकिन गुड्स मेरी ट्रांसपोर्ट खराब हो गया, मतलब ये ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी थी वो खराब हो गई, ये वो चालू करने गया कि खराब हो गई, वो जा ही नहीं रही, चल ही नहीं रही, तो क्या करूँगा, वो एक समस्या है कि नहीं है. अब कई बार क्या होता है, गुड्स तो ट्रक में डाल लिया, ई वे बिल जनरेट कर दिया, ट्रक ही चालू नहीं हो रहा, रिपेयर कराना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है ना. तो फिर उस टाइप के कुछ केसेस है यहाँ पे. ई वे बिल जनरेट हो गया, कोई भी कारण हो सकता है बेटा, बट गुड्स आर नाइदर ट्रांसपोर्टेड, आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल्स फर्निश्ड इन ई वे बिल, यानी कुछ गड़बड़ हो रही है. द ई वे बिल मे बी कैंसल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन. जनरेट किया उसके 24 आवर्स में आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. However, e-way bill cannot be cancelled if it is been verified in transit in accordance with provision of Rule 38 138B. मतलब क्या हुआ समझो, ई-वे बिल में गलती से गलत डिटेल डाल दी तो उसको कैंसिल कर दो. अगर आपने कैंसिल नहीं किया और रास्ते में किसी ने पकड़ा और अब आप बोलते कि मैं कैंसिल करता हूं, तो ऐसा नहीं होता. रास्ते में किसी ने अगर वेरीफाई कर लिया इन ट्रांसिट, अब उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसको वैलिड मान लिया जाएगा और जो आपने डिटेल भरी है उसको सही माना जाएगा, और गलत निकली तो आपकी बैंड बजाई जाएगी. सिंपल सी बात. देखिए बेटा, जैसे आप एग्जाम का पेपर लिख रहे हो, आपको जितना चेंजेस करना है पेपर लिखने तक कर लो, फिर पेपर अगर मेरे पास चेक होने आया और मैं चेक करूंगा, फिर आप बोलोगे क्या सर अभी नहीं, रुको चेंज करता हूं, मार्क्स दो. ऐसा होता क्या, नहीं, ठीक है. Further, unique EWB number generated valid for period of 15 days from updation of Part B. Part A डाला, EWB नंबर जनरेट हुआ, Part B भरा, पूरा एक यूनिक EWB नंबर Part B के भरने से लेके 15 दिन तक वैलिड रहता है. आई बात समझ में. A very important topic now. Validity period of E-way bill, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल. ई-वे बिल हो नॉर्मल या कंसोलिडेटेड ई-वे बिल हो. ई-वे बिल नॉर्मल EWB 01 और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल EWB 02. GST ये फॉर्म नंबर है, पता है ना. बड़ा आसान, बड़ा आसान है, जरा ध्यान देना. अप टू 100 किलोमीटर्स, अप टू 100 किलोमीटर, और सेकेंड है फॉर एवरी नेक्स्ट 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ. ठीक है, अप टू 100 यानी 60 भी हो गया, 70 भी हो गया, 99 भी हो गया, अप टू 100 भी हो गया. 1 डे वैलिडिटी पीरियड फॉर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. ठीक है, अब रेलेवेंट डेट क्या होती, सबसे जरूरी बात यह है, 5 मिनट में आता हूं उसके ऊपर. रेलेवेंट डेट पे 1 डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो. सर ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता, ये पहले देख लो. इट मीन्स कार्गो कैरिड एज ए सिंगल इंडिविजिबल यूनिट. वो बड़े बड़े कंटेनर नहीं देखे आपने, कार्गो वो होते कार्गो कंटेनर विच एक्सीड्स द डायमेंशन लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन टो एंड सो मोटर व्हीकल्स. मतलब बड़े वाले कार्गो कंटेनर जो शिप वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, 1 डे इन केस अदर, यानी ई-वे बिल विल बी वैलिड फ्रॉम द रिलेवेंट डेट फॉर 1 डे. अब 1 डे कैसे काउंट करेंगे ये भी बताता हूं. केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टीमोडल शिप इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शिप. यानी यहां पे मैं बात कर रहा हूं अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप. यानी ट्रांसपोर्ट बाय शिप, एक लेग एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट बाय शिप है, और उसके बाद उसको रोड से ट्रांसपोर्ट किया जाता है. उदाहरण के लिए दिल्ली से मुझे इलाहाबाद गुड्स भेजने हैं,
तो मैं यूपी में कहीं तो भी भेजना है, तो मैंने पहले दिल्ली से इलाहाबाद गंगा रिवर से भेजा, यमुना रिवर से भेजा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी एक लेग ट्रांसपोर्ट बाय शिप है, और उसके बाद वहां से आ गए गुड्स, और उसके बाद मैंने भेजा रोड से। नहीं समझे? चलो मुंबई से गुड्स भेजा चेन्नई, और अगर मुंबई से चेन्नई मैंने शिप से भेजा, और चेन्नई से मैंने रोड से भेजा कहीं तो भी तमिलनाडु में। अब यहां से कंसाइनर यहाँ का था, ये दोनों यहाँ के थे, एक कंसाइनर था एक कंसाइनी था, एक लेग शिप में आया, और मतलब एक लेग यानी पूरे ट्रांसपोर्ट में एक पार्ट शिप से हुआ, दूसरा पार्ट पूरा कंप्लीट होने के लिए रोड से हुआ, तो एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। ठीक है, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ध्यान दो। तो अप टू 100 किलोमीटर्स है तो कितना रहेगा? एक दिन। 100 से ज्यादा रहा तो वन एडिशनल डे इन केस अदर देन 1 आवर। ये तो हर जगह है बेटा, एवरी 100 किलोमीटर के और पार्ट देयर ऑफ के लिए एक एडिशनल दिन बढ़ाते जाइए। मतलब अगर 204 किलोमीटर है तो कितने दिन मिलेंगे? 3 दिन। 399 किलोमीटर है तो कितने मिलेंगे? 4 दिन। और 401 किलोमीटर भी है तो 5 दिन मिल जाएंगे। आई बात समझ में? अब अप टू 20 किलोमीटर फॉर एवरी 20 किलो पार्ट देयर ऑफ, ये देखना, ये थोड़ा अलग है दोनों भी। 1 डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये ऊपर जो हम बात कर रहे थे वो ओवर डायमेंशनल कार्गो की बात नहीं कर रहे थे, उसको छोड़ के बात कर रहे थे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ओवर डायमेंशनल कार्गो की बात कर रहे हैं। दोनों भी केस में सेम है पूरा, बस यहाँ किलोमीटर रेंज बदल गई। 20 किलोमीटर तक रहा तो 1 दिन, और 20 किलोमीटर से ऊपर रहा और पार्ट देयर ऑफ रहा तो एडिशनल, यानी 41 किलोमीटर रहा तो 3 दिन मिलेंगे, 39 किलोमीटर रहा तो 2 दिन ही मिलेंगे। अरे हाँ या ना, वैसा है। Sub rule 10 has been clarified further amended to lay down the validity of e-way bill can be extended within 8 hours। आप इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कब? विदिन 8 आवर्स फ्रॉम डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी। जब वो एक्सपायर होने वाला है उसके पहले 8 घंटे पहले, विदिन 8 आवर्स, 8 घंटे के अंदर अंदर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। आप अगर चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन होता है बेटा ये, ठीक है, ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। हाँ, ज़रा रेलेवेंट डेट पढ़ो, एक बार पढ़ता हूँ उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। और ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा इसके लिए दिया हुआ है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। रेलेवेंट डेट मीन्स डेट ऑन विच द ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड and the period of validity shall be counted from the time at which e-way bill has been generated, and each day shall be counted as period expiring the midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill। मुझे पता है आपको नहीं समझा, मत टेंशन लो, नीचे ध्यान दो। 2 एग्जाम्पल बस, उससे काम हो जाएगा आपका। सपोज ई-वे बिल इज जनरेटेड 12:04, रात को 12:04 पे AM है यहाँ जनरेट हो गया ई-वे बिल, और ये हुआ 14 मार्च को। अब चीज समझना, तो 24 घंटे कैसे गिनेंगे? अगले दिन 12:04, ऐसा नहीं। फर्स्ट डे 12 बजे ही एंड हो जाएगा रात को, मिडनाइट। भले ही आपने इसको कभी भी जनरेट किया हो, फर्स्ट डे तभी एंड हो जाएगा। यानी ये चेक इन चेकआउट होटल टाइप होता है, मतलब होटल का चेक इन चेकआउट कैसा रहता है उस टाइप का रहता है। यानी आपने जब जनरेट किया उससे 24 घंटे नहीं, आपने जनरेट किया 12:04 पे, तो अगले रात 12 बजे तक ये वैलिड रहेंगे, मतलब एक दिन हो जाएगा। उसके बाद हर ये साइकिल 12 ऐसी चलेंगी। तो सर आपका कहना है अगर मैंने 11:58 पे अगर किया जनरेट, मान लीजिए 13 तारीख को, तो 12 बजे तो ये 14 तारीख हो जाएगी। तो ये ई-वे बिल क्या 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में एक दिन मान लेंगे? यस यस, एक दिन मान लेंगे, तुम्हारी मर्जी। समझ आई बात? देख लो लिखा हुआ है, लिखा है सपोज ई-वे बिल इज जनरेटेड एट 23:58 यानी 11:58 ऑन 14 मार्च, देन फर्स्ट डे वुड एंड ऑन 12th midnight of 15th, सेकेंड डे विल एंड ऑन 12th midnight of 16-17 मार्च एंड सो ऑन। ऐसा चलेगा। नहीं समझे आप? चलो रुको फिर से समझाता हूं, ध्यान देना।
सपोज ई वे बिल इज जनरेटेड ऑन, ये तो आपको समझ गया, ऑन 14th March, then first day would end on 12th midnight of 15-16 March. ठीक है. सेकेंड डे विल एंड ऑन 12th midnight of 16-17 March. 16-17 कैसे है? देखिए 12:04 में जनरेट हुआ. अब इसके अंदर हो क्या रहा है जरा चीज समझना. एक बार मैं फिर से प्रोविजन पढ़ता हूँ. देखो समझने बेटा टाइम लगेगा, टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो. अब एक एक वर्ड के साथ एक एक एग्जांपल लेता हूँ. पहले तो उसको मिटा देता हूँ, क्लियर करता हूँ पेज. रुकिए. रेलेवेंट डेट का मतलब क्या? रेलेवेंट डेट से एक दिन, रेलेवेंट डेट से तो ये हमने पढ़ा था. मीन्स द डेट ऑन विच ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड. ईवे बिल जनरेट किस दिन हुआ? द पीरियड ऑफ वैलिडिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच द ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड and each day shall be counted as period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill. Immediately following the date, एक दिन बाद. अब ध्यान दो पहले एग्जांपल पे. सपोज ई-वे बिल इज जनरेटेड एट 12 hours, रात के 12 बजे. ये रात के 12 बजे होते हैं 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से. ऑन 14 मार्च, 14 मार्च का नेक्स्ट फॉलोइंग डे कौन सा होता है सर? 15 मार्च होता है. समझ रहे बात? अब एक चीज समझ लो, ये मैं अगर बोलूं, देखिए 12 बजे तो 14 मार्च हो गई ना, तो इसको मैं 13-14 बोलूंगा. यानी डॉट 12 बजे 12 बजे 13 खत्म हुआ, 14 चालू हुआ. 14-15 दौड़ 12 बजे 14 खत्म हुआ, 15 चालू हुआ. 15-16 दौड़ 12 बजे 15 खत्म हुआ, 16 चालू हुआ. इसका मतलब ऐसा समझिए. ठीक है. अब ध्यान देना, अगर आपने इस दिन यानी 14 मार्च, अब ये 12:04 यानी ये कौन सी तारीख हो गई? ये 14 मार्च हो गई सर. ये 13-14 ना, हालांकि 12 बजे जनरेट करता तो 13-14 होता. मैंने 12 बजे जनरेट किया क्या? नहीं. मैंने कब जनरेट किया? 12:04 यानी 14 मार्च हो चुकी. इमीडिएटली फॉलोइंग, एक दिन जाने दो पूरा, एक दिन पूरा जाने दो. अब नया दिन कब से शुरू होगा? 15 तारीख से. 15 तारीख कब होंगी? रात को 12 बजे के बाद, अगले दिन. बराबर है. अब मिडनाइट ऑफ 12, मिडनाइट को 15 तारीख आएंगी, तो एक दिन के बाद से एक दिन काउंट होना स्टार्ट होगा. ऐसा इसका मतलब है. इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काउंटेड एज, देखिए द ईच डे शैल बी काउंटेड एज पीरियड एक्सपायरिंग एट मिडनाइट ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. कम ऑन दे, डेट ऑफ जनरेशन, डेट ऑफ जनरेशन 14, उसका एक दिन कब खत्म हो रहा? 15 तारीख को. बराबर है. इमीडिएटली फॉलोइंग डे, इमीडिएटली फॉलोइंग. कब एक्सपायर होगा ई-वे बिल? कम ऑन फॉर पीरियड एक्सपायरिंग एट मिडनाइट ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग. 15 तारीख, 14 तारीख से 15 तारीख, कब 15 तारीख से एक दिन कब एक्सपायर हो रहा? आगे और एक दिन, यानी 2 दिन मिल गए इनडायरेक्टली. समझ लेना बात, यानी कैसा हुआ समझ लीजिए. अब ये फर्स्ट डे कब एंड होगा? 15-16 के मिडनाइट को, यानी यहां जनरेशन हुआ, ये एक दिन आगे गया 15-16 के मिडनाइट को. और अगर ई-वे बिल जनरेट हो गया इस तारीख को, तो बेटा चीज समझो, यहां 14 तारीख थी. डे इमीडिएटली फॉलोइंग 14 के 15, इमीडिएटली फॉलोइंग 2 मिनट के लिए भले ही आपने जनरेट किया, 2 मिनट के, लेकिन वो दिन काउंट हो जाएगा. डे इमीडिएटली फॉलोइंग यानी 15 आ जाएगा. तो यहां पे 16-17 नहीं मिलेगा सेकेंड डे के लिए. 15-16 के मिडनाइट को फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा. सेकेंड डे विल एंड ऑन 12 मिडनाइट ऑफ 16-7. और ध्यान से पढ़ना, समझ जाएगा. ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता. The validity of e-way bill starts when first entry is made in part B, that is a vehicle entry is made first time in case of road transportation, a first road transport document, entry in case of rail, air, ship transportation, whichever is the first entry, वहां से start हो जाएगा. पार्ट बी जैसे ही आपने फर्स्ट एंट्री करी. It may be noted that validity is not recalculated फॉर सब्सिक्वेंट एंट्रीज. रीकैल मतलब बाद में, जैसे पार्ट बी में एंट्री चेंज होती है ना, अभी देखा था ट्रांसपोर्टर बदल गया, तो उसको रीकैलकुलेट वैलिडिटी नहीं होगी, टोटल वैलिडिटी पकड़ी जाएंगी. ये बात ध्यान रखना. ठीक है ना. इसके बाद
A consignor hands over his goods for transportation on Friday to the transporter. अब एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छा, फ्राइडे को आप ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो, ठीक है. However, the assigned transporter starts the movement of goods on Monday. आपने दिया फ्राइडे को, लेकिन मंडे को उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो वैलिडिटी कहाँ से स्टार्ट होगी? जब तक पार्ट भी अपडेट नहीं होता. अब पार्ट भी कब अपडेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. इन द गिवन सिचुएशन कंसाइनर तो फ्राइडे को ही फिल कर देगा पार्ट ए और गुड्स कर दिया हैंड ओवर, लेकिन ट्रांसपोर्टर इज रेडी टू मूव, ही कैन फाइल पार्ट बी दैट इज असाइन टू ट्रांसपोर्टर, ही कैन फाइल डिटेल ऑन मंडे. तो वैलिडिटी कहाँ से स्टार्ट होगी? मंडे से. यानी ई विल जब पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से वैलिडिटी स्टार्ट होगी. सिंपल सी बात है, ठीक है. इसको एक बार और ध्यान से पढ़ना, क्लियर हो जाएगा आपको. एक्सटेंशन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. एक्सटेंशन बाय कमिश्नर फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स. कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एन ई वे बिल फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन. एक्सटेंशन बाय ट्रांसपोर्टर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस. कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, वहां भी ट्रांसपोर्टर को पावर दिया है कि वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन 8 घंटा वाला हिसाब है, देख लो. वेयर इन केस of where under circumstances of exceptional nature including transshipment of goods cannot be transported within a period of validity of e-way bill, the transporter may extend. कोई कारण से भैया कहीं साइक्लोन आ गया, रास्ता खराब है, कुछ हो गया, उस कारण कुछ दिए है कारण, हमारे को डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में नहीं है इतना ई-वे बिल अपने को. If required, Part B, transporter can extend validity of e-way bill if the consignment is not being reached the destination within the period due to exceptional circumstances like natural calamity, law and order issue, transshipment delay, accident in conveyance, etc. He needs to explain the reason in detail while extending the validity period. This option is available for extension of e-way bill before 8 hours and after 8 hours or expiry of validity. वैलिडिटी के एक्सपायर होने के 8 घंटा पहले भी और 8 घंटा बाद भी ये काम है कि आप एक्सटेंशन ले सकते हो, और एक्सटेंशन ले लेना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया. एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल. अब बेटा कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, और सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है. द डिटेल्स ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू. ई-वे बिल जनरेट किया तो किसको डिटेल अवेलेबल रहती है? सप्लायर. If registered where the information in part A has been furnished by recipient or transporter, जो भी recipient if registered where information in part A has been furnished by supplier, transport, कोई भी रहे, ये सबको information access रहती है common portal के ऊपर, और supplier recipient as the case may be shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by e-way bill. जो ई-वे बिल में भैया कंसाइनमेंट है उसका एक्सेप्शन या रिजेक्शन उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है. इन केस द पर्सन टू हुम इंफॉर्मेशन इन पार्ट इज मेड अवेलेबल does not communicate his acceptance or rejection within specified time, it shall be deemed that he has accepted the said details. मतलब देखिए, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कम्युनिकेट करना पड़ता है कि आपका है कि नहीं है. अगर आपने कम्युनिकेट किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो कोई बात नहीं. 72 घंटे में अगर आपने नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि ये आपने कम्युनिकेट नहीं किया ना, मतलब ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, मौन समर्थन दे दिया. आपने कम्युनिकेट नहीं किया मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा मान लिया जाएगा. ठीक है. टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पस इज 72 आवर्स ऑफ डिटेल्स बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल और टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, विशेष रेलेवेंस नहीं है ये चीज़ों का. ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इन वैलिड अंदर. सीधी सी बात है भैया, ई-वे बिल एक स्टेट में जनरेट होगा तो सारे स्टेट्स में वैलिड होगा. ये वन नेशन वन टैक्स है. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा ध्यान दो. इट इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट. उसके ऊपर व्हीकल नंबर लिखा होना चाहिए, नंबर 1. Once e-way bill generated, it cannot be edited for any mistake. उसको कैंसिल ही करना पड़ेगा, फिर से नया बनाना पड़ेगा. एडिशन रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है. ई-वे बिल में भी अपडेटेड बाय व्हीकल नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम्स. बेटा कई बार ट्रांसशिपमेंट का केस होता है तो व्हीकल नंबर चेंज करना पड़ता है. एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको अपडेट कर सकते हो व्हीकल नंबर के लिए सिर्फ. लेटेस्ट व्हीकल नंबर शुड बी अवेलेबल ऑन ई-वे बिल एंड शुड बी मैच विद द व्हीकल नंबर कैरिंग इफ चेक बाय द डिपार्टमेंट. रास्ते में गुड्स आ रहे, डिपार्टमेंट ने रोका और उस पर जो व्हीकल नंबर ई-वे बिल पे लिखा है वो मैच होना चाहिए. आप ये नहीं बोल सकते अरे मैंने वो अभी गुड व्हीकल चेंज किया, मैं अपडेट करना भूल गया. तो ऐसा नहीं होता, आपको फ्रॉड का केस मान लिया जाएगा. आई बात समझे? यानी जो ई-वे बिल पे व्हीकल नंबर लिखा है, अगर डिपार्टमेंट ने चेक किया तो वही व्हीकल नंबर पे गुड्स होने चाहिए. ये बात ध्यान रख, फिर आपके कोई बहाने नहीं चलने वाले.
सिचुएशन इन वेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेट, कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ ई वे बिल की जनरेशन नहीं है, 50,000 से कम वाला तो है, उसके अलावा भी है। वेर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर वन गिवन बिलो, ये कुछ अगर ये गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये 3 याद करके जाना, बस इतना भी याद कर लिए तो बहुत है। इन गुड्स के केस में ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज कन्वेंस, नॉन मोटराइज कन्वेंस हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, यानी मोटर नहीं है, हाथ से ले जा रहे, बैल के थ्रू ले जा रहे, हाथ गाड़ी उसके थ्रू ले जा रहे हैं, तो भैया कोई जरूरत नहीं है बिल बनाने की। फिर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो, लैंड कस्टम स्टेशन फॉर क्लियरेंस, मतलब इनमें भी ई बिल बनाने की जरूरत नहीं। कस्टम्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स में पढ़ोगे बेटा ये सब चीज़, आप सिर्फ कस्टम नाम आता है तो समझ लेना ई बिल की जरूरत नहीं है, ठीक है। In case of movement of goods within such areas are notified under Rule 3814D of State Union Territory Rules in the particular state, ये तो इसको जाने दो क्योंकि ये फाइनल के अंदर है, यानी रूल, इस रूल के अंदर कुछ जगह स्टेट में नोटिफाइड है जहाँ ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 ध्यान रखना। Where the goods other than de-oiled cake being transported are exempt from tax by notification number so and so, यानी एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में, काय में, कम ऑन, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, अगर गुड्स एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में ई वे बिल नहीं बनाना पड़ता, लेकिन डी ऑयल्ड केक ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन इस केस में बनाना पड़ेगा ई वे बिल। समझ आई बात। Where the goods being transported alcohol, liquor for human consumption, crude oil, high speed diesel, motor spirit, natural gas, इसमें भी वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। Where the supply of goods being transported treated as no supply under schedule 3, neither supply of goods nor supply of service, ऐसे गुड्स है तो भी बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अब बेटा बाकी भी है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। ये जो यहाँ से पॉइंट है ना, HIJKLMN, समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हो, यानी इन केसेस में ई वे बिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। आई बात समझ में, ई वे बिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप थोड़ा और देखेंगे। ये प्योर थेरोटिकल चीज़ें है बेटा, बहुत आसान है, नहीं भी पढ़ाओ तो चले, लेकिन समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंटेड डिवाइसेस टू बी कैरिड, अब ये सब प्रैक्टिकली आया नहीं। देखिए बेटा एक डॉक्यूमेंट है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, डॉक्यूमेंटेड डिवाइसेस टू बी कैरिड आउट बाय पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस। पर्सन इंचार्ज मतलब जो कन्वेंस चला रहा है, ट्रक ड्राइवर या जो इंचार्ज है उसका कंडक्टर साथ में। द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस शैल कैरी द इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान एज द केस में बी, कॉपी ऑफ ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म और ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप टू RFID, फिलहाल ये नहीं है, ठीक है। एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस, एक रीडर रहेगा कन्वेंस पे, इतनी प्लानिंग है गवर्नमेंट की कि हर कन्वेंस पे एक रीडर लगाएंगे, और गवर्नमेंट के पास अगर डिपार्टमेंट वाला रुकता है उसके पास भी एक चिप रहेंगे, मतलब एक डिवाइस रहेगा, जैसे ही उसके अंदर वो घुसाएगा डिवाइस में तो सब कुछ उसको डिटेल मिल जाएंगी। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। एक रीडर लगेगा, वो रीडर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ अपलोडेड रहेगा और वो हर कन्वेंस पे रहेगा, कन्वेंस यानी हर ट्रक पे, और डिपार्टमेंट के पास एक चिप वाला कार्ड रहेगा, जैसे ही वो उसके अंदर डाल देगा उसको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी डिपार्टमेंट को कि इस ट्रक में क्या क्या लोडेड है, क्या कौन कौन से ई वे बिल का माल लोडेड है, ऐसा, ठीक है। अब ये सब प्रैक्टिकली फिलहाल नहीं आया है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट रेल एयर वेसल, ये सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल एप्लीकेबल है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस चलता है। A registered person may obtain an invoice reference number from common portal by uploading on said portal the tax invoice issued by him in prescribed form and produce the same for verification by proper officer in lieu of tax invoice. In number shall be valid for a period of 30 days from the date of uploading, ठीक है।
In such a case, registered person will not have to upload the information in part A of e-waybill for generation of e-waybill, and same shall be auto-populated by common portal on basis of information furnished in prescribed form. अगर registered person prescribed form में invoice number generate करता है तो auto populate हो जाएगा वो part A के अंदर e-waybill में, तो नया generate करने की कोई जरूरत नहीं. auto populate मतलब जैसे GSTR1 फाइल होता है तो सामने वाले के GSTR2 में auto populate होता है, वैसे ही यहाँ पे होगा. ठीक है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट नहीं है. डॉक्यूमेंट्स इन ल्यू ऑफ ई-वे-बिल, अगर ई-वे-बिल नहीं है तो उसकी जगह अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस वारंट करते हैं कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं तो कमिश्नर नोटिफिकेशन के जरिए काम कर सकता है कि जो पर्सन इंचार्ज है कन्वेंस का, ई-वे-बिल मत कैरी कर भैया, लेकिन तेरे को टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ चालान, बिल ऑफ सप्लाई या सप्लाई चालान, डिलीवरी चालान रूल 55 वाला, ये तो तेरे को कैरी करना पड़ेगा. तो मैं मान लूंगा अगर ये तू कैरी करता है कि ई-वे-बिल नहीं भी रहे तो चलेगा, ऐसा इसका मतलब है. ठीक है. वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस, बेटा ये भी सब थ्योरेटिकल है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा. प्रॉपर ऑफिसर जब चाहे जो चाहे वेरीफाई कर सकता है, और वो रीडर्स, ये सब फिजिक प्रैक्टिकली फिलहाल नहीं है, ये कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं है, ये भी आपको बता देता हूँ. इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है. इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन में भी समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो. अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्ड डिटेंशन ऑफ व्हीकल, हाँ अगर व्हीकल रोक दिया जाता है किसी कारण से तो उसकी इंफॉर्मेशन 30 मिनट्स में मिलती, मतलब कैसा है, व्हीकल इंटरसेप्टेड, रोका चेकिंग के लिए, और डिटेन फॉर पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, ट्रांसपोर्टर में अपलोड सेड इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड फ्रॉम कॉमन पोर्टल. मतलब क्या होता है, अगर किसी, देखिए ये क्यों बनाया है, कोई आपका व्हीकल रोक रहा है, कोई ऑफिसर डिटेन कर रहा है, चेक कर रहा है, और अगर 30 मिनट से ज्यादा वो रोक के रखता है ऑफिसर, तो ट्रांसपोर्टर के पास एक राइट है कि ये इंफॉर्मेशन को वो अपलोड कर दे जीएसटीएन पोर्टल पे. कभी कभी क्या होता है, नकली लोग भी ये काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्टर अगर जीएसटीएन डिटेल पे जीएसटीएन पोर्टल पे अपलोड कर देगा तो इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि भैया हाँ ट्रक रोक, अगर उन्होंने ही रोकी होंगी ट्रक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और ने रोकी है और भैया हमने तो रोकी नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं. स्पेशल 26 टाइप की मूवी आई थी ना, इनकम टैक्स वाले थे ही नहीं और आ रहे थे, तो इसलिए ट्रांसपोर्टर ये डिटेल अपलोड कर सकता है कॉमन पोर्टल पे कि भैया मेरा ट्रक रोका गया है. ठीक है, उसको पीरियड एक्सटेंशन भी मिल जाएगा. टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई टू कंपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई रहना चाहिए. ये सब भी फालतू है बेटा, कुछ भी इसमें टेक नहीं है. हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सर्क्यूलर आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सर्क्यूलर इज इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना. स्पेशल प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स इनवॉइस फॉर सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन. अरे ये क्या होता है, ध्यान देना. A registered person has an option to issue consolidated tax invoice for supplies at close of each day where the value of goods or service supplies is less than 200. आप पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर की टिकट या तो 200 से ज्यादा की है या 200 के कम की है. 200 से ज्यादा की है तो हर रिसिपिएंट को, हर टिकट खरीदने वाले को आपको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, और अगर 200 से कम की है तो आप उसका कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो. ये रूल हमने पढ़ा था, और सेम रूल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019 ये मल्टीप्लेक्स स्क्रीन को भी एप्लीकेबल हो गया, पीवीआर वगैरह उस टाइप के. ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस फोर्थ प्रोविजन हैज बीन अमेंडेड टू डिसअलाउ दिस, सॉरी ये डिसअलाउ किया है, डज नॉट रिक्वायर टैक्स इनवॉइस, रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड है एंड डज नॉट रिक्वायर टैक्स इनवॉइस, तो ये रूल को देखिए अमेंड किया है टू डिसअलाउ दिस ऑप्शन टू सप्लायर एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन. फर्दर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019 a new sub rule has been inserted. Accordingly, a registered person who is supplying service by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screen shall be required to issue an इलेक्ट्रॉनिक टिकट, उसको करना पड़ेगा कंपल्सरीली. द सेड इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, इवन इफ टिकट डज नॉट कंटेन डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट. डिटेल्स का नाम, कभी आपसे नाम पूछा क्या, उसने नहीं पूछा, लेकिन उसको इनवॉइस मान लिया जाएगा. But contains other information as maintained in Rule 46. Moreover, supplier of such service in a screen other than multiplex screen also has been given option to follow the above procedure. इसका मतलब consolidated invoice बनाने का right इसके पास नहीं है.
बराबर है, ये अपन ने पढ़ा था। मतलब इनको डिसअलाउ हो गया ऑप्शन, अगर सप्लायर ये करते, ये सप्लाई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म यानी पीवीआर जैसे लोगों को, ये पीवीआर आइनॉक्स, इन लोगों को ये 200 रुपये से कम वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इनको इनवॉइस 200 रुपये से कम हो, क्योंकि इनका सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है ना, और 200 से कम भी डिबिट होती है, ज़्यादा की भी होती है, तो इनको तो टैक्स इनवॉइस देना ही पड़ेगा। लेकिन टैक्स इनवॉइस के अंदर एक चीज़ रहती है, सब रिसिपेंट का नाम लिखना ज़रूरी है, उसका जीएसटी नंबर, तो यहाँ ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा रूल 4A इंसर्ट किया गया। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रख के जाना। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। सॉल्व क्वेश्चंस आपके लिए, अनसॉल्व क्वेश्चंस ऑब्वियसली मैं कराऊंगा, तो जरा सा ध्यान दीजिए अनसॉल्व क्वेश्चंस पे। एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये बेटा मई 2019 एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, ठीक है। एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिटरमाइन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। शक्ति एंटरप्राइज कोलकाता एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइज सूरत फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 31 नहीं सॉरी, गुड्स 31 अक्टूबर तक पहुंच जाने चाहिए, इस तारीख को पहुंचाएंगे। गुड्स रिमूव किया कोलकाता से इसने 11 अक्टूबर को, ओके। एज पर एग्रीमेंट गुड्स वेर डिलीवर्ड टू बी डिलीवर्ड बाय 31 अक्टूबर, और सूरज लिमिटेड ने पहले ही गुड्स रिसीव हो गए 14 अक्टूबर को। तो आपको क्या बताना है? डेट ऑफ टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ओके। गुड्स के केस के अंदर क्या होता है? गुड्स के केस में लिखो अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग, मैं एक अच्छे से सॉल्व कर रहा हूं, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल इश्यू टैक्स invoice before or at the time of removal, where supply involves movement of goods, ये लिखना जरूर, where supply, नहीं तो मेकिंग अवेलेबल भी रहता है ना, where supply involves movement of goods. Therefore, in given case, the date of invoice will be on or before, कौन सी डेट है बेटा? 11 अक्टूबर, क्योंकि रिमूव कब हुआ? 11 अक्टूबर, 11/10/2019। आई बात समझ में? ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या पूछा है? ट्रस्ट एंड फन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज प्रोवाइडेड इट्स सर्विस फॉर इवेंट एट कपूर फिल्म एजेंसी मुंबई ऑन 5 जून, 5 जून को सर्विस प्रोवाइड हुई, पेमेंट आया 19 जून को। पेमेंट से मतलब नहीं है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सर्विस प्रोविजन, बट विद इन 30 डेज। तो इशू ऑफ इनवॉइस की डेट क्या हो गई? 5 जून से 30 दिन, 5 जुलाई। अरे हाँ कि ना, 5 जुलाई तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही उसमें लिखना है। अब इसमें क्या लिखना है? इसके अंदर देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस शैल इशू टैक्स इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाइंग सर्विस, और बट बिफोर end of 30 days from the date of supply of service invoice should be issued. So in the given case invoice should be issued within 30 days from the date of supply of service. तो date of supply of service क्या है हमारी? 5 जून, तो उससे 30 days क्या होता है? 5 जुलाई। अरे आसान है कि नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा लिखना कैसे तो ये बता भी रहा हूं, और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, चीज समझ लेना, ये सब इसमें दिया हुआ है, कैसे आपको जवाब देना है, कैसे लिखना है, ये आप समझ सकते हैं इससे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर लखन, ठीक है, मिस्टर लखन प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कंटिन्यूस सप्लाई बेटा, कंटिन्यूस सप्लाई कब माना जाता है? 3 महीने के अंदर, 3 महीने तक कर कंटिन्यू दी जाती है, ठीक है। इंटर नवंबर 2018, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टीएनबी लिमिटेड को देता है। He furnishes the following further information. Date of commencement of service 1 अक्टूबर, date of completion
31/1 यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीना हो गया, ठीक है चलेगा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय लखन 30/3/2020 को उसको पेमेंट मिल गया, वेरी गुड। टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर CGST एक्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, आपको 3 सर्कमस्टेंसेस दिए, उसके हिसाब से आपको टाइम ऑफ पेमेंट आपको बताना है, बराबर है। चलिए देखते हैं सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है, सॉल्व भी करेंगे। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला, इसमें 3 पार्ट है ना बेटा, 3 पार्ट में आंसर देने, पहला दूसरा और तीसरा, तो हम भी वैसे ही करेंगे। इफ नो ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज एग्रीड अपॉन बाय बोथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ CSS, यानी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ड्यू डेट नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से ये नहीं पता चल रहा कि पेमेंट कब होने वाला है या इनवॉइस कब देना, ऐसा कुछ तो भी कॉन्ट्रैक्ट से पता नहीं चल रहा। तो ध्यान देना, व्हेन ड्यू डेट of payment is not ascertainable from the contract, then the invoice shall बी इशूड। अगर पेमेंट की ड्यू डेट असर्टेन नहीं हो रही है तो इनवॉइस कब इशू करेंगे, इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर शुड बी, एक सेकेंड, इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर बिफोर, बीई बिफोर, और at the time when supplier receives payment, when supplier receives the payment, ठीक है। तो इस केस के अंदर जरा देखिए, अब मालूम तो है नहीं सप्लायर को पेमेंट कब मिल रहा, 30/3/2020 को, यानी क्या होगा, 10 the invoice shall be issued, यार shall नहीं, should be issued, इशू कर देना चाहिए, invoice should be issued either before, BEFOR, before, or on, बिफोर और ऑन 33/2000, कितना है, 2020, समझ आई बात। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस कहता है इफ पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी कॉन्ट्रैक्ट से पता चलता है कि पेमेंट कब मिलने वाला, सर्विस कब कंप्लीट हो रही है, 31/1/2020 को, ओके। इफ पेमेंट इज लिंक्ड, तो इनवॉइस कब इशू करना, तो इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर बिफोर दैट और द आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, लिखो, व्हेन पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, इनवॉइस should be issued on or before the date of completion of that event। तो यहां पे वो इवेंट कौन सा है, इवेंट है कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो सर्विस कब कंप्लीट हो रही है, 31 को। इन गिवन केस payment is linked to the completion of service, hence invoice should be issued
ऑन और बिफोर 31/1/2020, दैट इज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। आई बात समझ में? बड़ा आसान है बेटा। तीसरा, पेमेंट बेक करना है 25/3 को एज पर कॉन्ट्रैक्ट। क्या डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है? यस। तो क्या होगा? इट शुड बी आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो कौन सी तारीख रहेंगी? बड़ा आसान है, 31 सॉरी ये रहेंगी 25/3/20, आइदर ऑन और बिफोर 25/3। तो ये आप यहां पे लिख सकते हैं, व्हेन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, the date of issue of invoice will be either before or on the date of payment। बराबर है? or on the date of due date of payment, on before the due date of payment, either on or before the due date of payment। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? 25 तारीख हो गई, 25/3/2020। ठीक है, आसान था बेटा ये भी। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, कार्तिक वाला। कार्तिक एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कार्तिक एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टैक्स इनवॉइसेस इशूड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज्ड इन इनवॉइस वाज 2.5 लाख अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2,30,000। वैल्यू ज्यादा दिखा दी इनवॉइस में, 2.5 लाख वैल्यू दिखा दी, लेकिन वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 2,30,000। ज्यादा दिखा दी, मतलब क्रेडिट लेना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। टैक्स चार्ज इन इनवॉइस वाज 32,000, लेकिन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी थी 68,000, कम दिखाया, यानी गड़बड़ हो गई। तो अब क्रेडिट नहीं मिलेगा, अब डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा और टैक्स लगाना पड़ेगा। वैल्यू चार्ज इन इनवॉइस वाज 3,20,000 एस अगेंस्ट द एक्चुअल वैल्यू 4,20,000, कम दिखा इनवॉइस में, क्रेडिट नहीं मिलेगा, डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। अब सवाल क्या है वो देख लो। कार्तिक आस्क यू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु शैल इशू डेबिट नोट एंड क्रेडिट। अरे कौन, क्या तू करेगा भैया? कौन इशू करेगा? सिंपल सी बात है। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 3 पहला, द डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट शैल बी issued by कार्तिक लिमिटेड, कार्तिक एंड कंपनी है क्या? कार्तिक एंड कंपनी, दैट इज द सप्लायर। ये कौन है? सप्लायर ऑफ गुड्स, उसको करना पड़ेगा, सीधा है। सेकेंड, अब दूसरा क्या पूछा है आपसे, देख लो पूछा क्या है। वेदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैज टू बी इशूड इन ईच ऑफ द अबव केसेस एंड इफ सो क्वांटिफाई द अमाउंट। बहुत आसान है। फर्स्ट केस, पहले केस में क्या हुआ था देख लो भैया। पहले केस में उसने क्या किया, सप्लाई इनवॉइस का 2.5 था, उसने 20,000 का क्रेडिट नोट। फर्स्ट केस में अ क्रेडिट नोट इज टू बी इशूड ऑफ अमाउंट ₹20,000। 20,000 का एक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा फर्स्ट केस में, और क्या। और दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा? दूसरा केस है बेटा, टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज 32,000, एक्चुअल डेबिट नोट इशूड करना पड़ेगा। अ डेबिट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑफ ₹36,000। 36 कैसे आया? 68 माइनस 32, 36,000 का आपको इशू करना पड़ेगा। और थर्ड केस के अंदर क्या होगा? वैल्यू रॉन्ग चार्ज हो गई, इसमें 1 लाख का डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। अ डेबिट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑफ ₹1 लाख। अरे हाँ की ना, आपने लेस चार्ज कर दिया ना, इन दोनों में आपने लेस चार्ज किया और इसके अंदर आपने एक्सेस चार्ज किया, इसीलिए एक्सेस चार्ज एक्सेस चार्ज किया इसलिए क्रेडिट नोट, और लेस चार्ज किया इसलिए डेबिट नोट। आई बात समझ में? ये तो हो गया आपका। और क्या है इसमें? और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या? What is the maximum time limit available for declaring the credit note in GST return? हो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, बहुत आसान है। क्या है मैक्सिमम टाइम?
कैन नॉट बी इशूड, क्रेडिट नोट कब तक इशू नहीं कर सकते, कब तक इशू नहीं हो सकता, कब तक मतलब कब तक इशू करना पड़ेगा क्रेडिट नोट, फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर। देखिए मैं बताता हूं, कैन नॉट द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट, पढ़ाया हुआ है बेटा ये, ऑफ क्रेडिट नोट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड later than the return for the month of September following the फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर आपका 2019-20 है तो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने का सितंबर यानी कौन सा 30/9/2020। और एक और चीज है, और क्या है सर, और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पढ़ाया था ना ये, याद है तो ठीक, नहीं तो जाने देना, फिर जाने नहीं देना, चुल्लू पर पानी ले लेना। अरे फॉर द डेट ऑफ फाइल फॉलो ईयर खत्म होने के मतलब मान लीजिए ईयर 31/3/2020 को खत्म होता है तो डेट क्या होंगी, 30 सितंबर 2020 का रिटर्न जब फाइल होता है वो। अरे हाँ या ना, डेट ऑफ फॉलो क्या क्या लिखा है, फॉलोइंग द एंड ऑफ, अब इसका रिटर्न कब फाइल होता है, 20 अक्टूबर को फाइल होगा, है कि नहीं, 20 अक्टूबर 2020। तो या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। लेकिन एनुअल रिटर्न अगर तुमने जल्दी फाइल कर दिया, मान लीजिए 20 जुलाई को फाइल कर दिया, तो फिर ये हो जाएगा। ये पढ़ाया हुआ है अच्छे से, 5 मार्क के लिए। देखिए कितने सरल क्वेश्चन आए, बीवे बिल पे नहीं आते, इस पे आए। ठीक है, तो चलिए बेटा आज यहीं रुकते हैं, हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 9th चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, बाय।